Hello, my dear student. I am Ruchi Upadhyay, your chemistry mentor. Welcome to Step Up Academy. In today's session, we are going to study about structure of atom in one shot. ये क्लास 9th का 4th चैप्टर है केमिस्ट्री का और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम जब इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसा कि आपने केमिस्ट्री का 9th क्लास का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल का वन शॉट वीडियो ज़रूर मेरा देख लिया होगा और वो जो वन शॉट वीडियो था उसमें एटम्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था कि इंडियन फिलोसफर ने क्या बातें बोली हैं, ग्रीक फिलोसफर ने क्या बोला, एंड देन उसके बाद हमारे जब डाल्टन जी आए थे उन्होंने कुछ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को देखते हुए, फिलोसफर की थ्योरी को देखते हुए उन्होंने भी अपनी एक थ्योरी दी थी जिसको बोलता डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और इतने सारे चीज़ों को देखने के बाद कंक्लूजन ये था हमारा कि एटम क्या है, एक स्मॉल पार्टिकल है और उन्हें बोला वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल है जो अब डिवाइड नहीं हो सकता है। मतलब आप किसी चीज़ को, मतलब यदि मैंने सिंपल सी बात की कि मैं एक चौक का टुकड़ा, चौक ही ले रही हूँ और मैंने चौक को तोड़ दिया, फिर ब्रेक किया, अगेन ब्रेक 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 करते 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 क्योंकि पार्टिकल्स हैं उनमें, तो ब्रेक करते 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 एक ऐसी कंडीशन आई, उस कंडीशन पे क्या हुआ कि वो अब ब्रेक नहीं हो सकता था, मतलब वो अब डिवाइड नहीं हो सकता था। तो जब उन्होंने बोला कि वो जो पार्टिकल बचा है हमारा, अब जो वो डिवाइड नहीं हो सकता है, तो उनको क्या बोला कि वो एटम है और इट इज अ इंडिविजिबल एंड वेरी स्मॉल पार्टिकल। वो इतना स्मॉल पार्टिकल था कि आप जानते जैसे कि चीनी का टुकड़ा यदि ले लेते हम, यदि हम चाय की पत्ती का देखते ना एक छोटा सा दाना ले लेते हैं, और भी छोटे से बात करें तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ जाते हैं, बट एटम इतना स्मॉल था कि वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं दिख सकता था। अब इतना कुछ देखने के बाद एसटीएम के थ्रू, ये भी क्या था, स्पेशली ये एक स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप था जिसके थ्रू देखा कि तो पता चला यस इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा बहुत उसकी फोटोग्राफी हो पाई, थोड़े फोटोग्राफ्स निकल पाए, बट बात ये आई कि डाल्टन जी ने कहा कि ये तो स्मॉल पार्टिकल है, चलो भाई मान लिया था, नो डाउट एटम इज अ वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल, बट उन्होंने बोला कि इट इज इंडिविजिबल पार्टिकल, मतलब अब इसका डिवाइड इज नॉट पॉसिबल, अब हम डिवाइड नहीं कर सकते भाई। लेकिन इस जगह पर क्या हो गया, कमियां आ गई। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी क्या हुई, उनकी भी कुछ ड्रॉबैक्स एंड लिमिटेशंस आ गई थी। उन्होंने बहुत सारी बातें बोली थी आइसोटोप्स पे, आइसोबर्स पे, ठीक है ना, उन्होंने एटम्स के बात की कि ये इंडिविजिबल होता है स्पेशली, तो इस चीज़ में वो फेल हो गए। इस बात पे जब ये चीज़ें बातें आई कि अरे भाई ऐसा है तो फिर क्या है, तो उसके बाद जब इसमें देखा गया तो पता चला कि एटम भी जो था वो ऐसा नहीं था कि उसके मतलब वो डिवाइड नहीं हो सकता भाई, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे। क्या थे? उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, मतलब एटम नो डाउट इट इज वेरी स्मॉल पार्टिकल, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ था। उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जब बात की गई, ये तो सिंपल सी बात है जो लिखा हुआ है, क्या बोला गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे लिखा है प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन क्या था, न्यूट्रल था। मतलब उन्होंने ये कहा कि जो ये एटम है भाई ये स्मॉल है, मान लिया आपका कहना कि यस स्मॉल है, इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है, लेकिन ये इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके क्या बना है, एक एटम बना है। तो भाई चलो ठीक है, ये बात भी मान ली गई, यस भाई नाम आया है तो कहीं ना कहीं इसके सब एटॉमिक पार्टिकल थे ये, और ये क्लियर भी हुआ कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन थे। अब बात आई कि यार कैसे पता चला कि ये हैं, तो कुछ डिस्कवरी की गई। डिस्कवरी में यदि बात की गई तो आपके सामने लिखा है डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो आपके सामने इमेज दिख रही है, ये है जे थॉमसन जी की इमेज,
सामने जो जे थॉमसन थे उन्होंने किसके बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। अब यहाँ पे देखिए ये अच्छा खासा प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रे हो रहा है एंड इट इज अ डिस्चार्ज ट्यूब। ये क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये एनोड का पार्टिकल था, यहाँ पे प्लस चार्ज दिख रहा है आपको, एंड ये कैथोड पार्टिकल था। ठीक है, अब ये कैथोड पार्टिकल है, यहाँ पे हमें क्या लिखा देखिए, ये नो डाउट इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस चार्ज है। ठीक है, हाई वोल्टेज जनरेटर जिसको बोला गया, कनेक्ट हुआ इसका। और ये ग्रीन ग्लो देखिए यहाँ पे जब लाइट हुई है एट अ वेरी लो प्रेशर और डिस्चार्ज ट्यूब, तो देखा है कि किस तरीके से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कैथोड रेज जा रही हैं। ठीक है, अब ये जो इसके बारे में जो स्ट्रक्चर था, ये डिस्चार्ज ट्यूब लिया था उन्होंने। अब उनके बारे में उन्होंने क्या बोला हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा था जे थॉमसन परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है एट अ हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज पर उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया थ्रू अ डिस्चार्ज ट्यूब। ये क्या है आपके सामने, एक डिस्चार्ज ट्यूब है कंटेनिंग अ गैस। जो कैसा गैस था, वो गैस बहुत ही लो प्रेशर पे था। क्या था, बहुत ही लो प्रेशर पे। तो यहाँ पे लिखा है एयर एट वेरी लो प्रेशर। फिर से मैं समझाना चाहूंगी कि उन्होंने क्या बात बोली है। उन्हें यही बोला क्या कि जे थॉमसन जी ने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, और उस एक्सपेरिमेंट में क्या उन्होंने किया कि बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी एट वेरी हाई वोल्टेज। किस पे, हाई वोल्टेज पर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया। जब हाई वोल्टेज पे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, किसके थ्रू, ये डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू। वो डिस्चार्ज ट्यूब क्या था, जिसमें गैस थी, और वो गैस कैसी थी, लो प्रेशर पे, एयर एट वेरी लो प्रेशर। तो उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने सिंपली इलेक्ट्रिसिटी को पास किया हाई वोल्टेज पे, और यहाँ पे बहुत ही लो प्रेशर में क्या था, एयर थी, तो जब ये कंडीशन हुई तो उन्होंने देखा ग्रीन फ्लोरेसेंस। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए ग्रीन कलर में, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको। ठीक है, ये जो दिख रहा है एरिया, तो ग्रीन फ्लोरेसेंस was seen emitting out from the other and the discharge tube। यहाँ पे दिख रहा है कि जो एंड पॉइंट था डिस्चार्ज ट्यूब का, वहां पे एमिट होते हुए हमें क्या दिखाई पड़ा, ग्रीन कलर के ग्लो में दिखाई पड़ा, जिसको हमने क्या बोला, अ ग्रीन फ्लोरेसेंस। क्लियर है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो ये फ्लोरेसेंस आई वो क्या थी, इज द रिजल्ट ऑफ रे एमिटेड फ्रॉम द कैथोड। कहां से एमिट हुई, कैथोड, मतलब नेगेटिव प्लेट से वो फ्लोरेसेंस क्या हुई थी, आपकी कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हुई थी, एमिट हुई थी टूवर्ड्स द एनोड। और जहां कहां पे रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी। क्लियर है, मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब जब इन्होंने ये देखा कि कैथोड रे से कहां जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है, मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही है, तो उन्होंने क्या बोला, फिर उन्होंने ये बोला कि ये जो रेज हैं वो क्या है, ये रेज हैं कैथोड रेज। इन रेज को उन्होंने क्या बोल दिया, कैथोड रेज बोल दिया। एक मिनट फिर से देख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल वे में समझना है। हमारे जे थॉमसन जी, जिन्होंने डिस्कवर किसको किया, इलेक्ट्रॉन को, ये याद रखिएगा, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। जब इन्होंने डिस्कवर किया तो उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब था, इसमें क्या था, एयर थी जो कि बहुत ही लो प्रेशर में थी। अब वो जो एयर लो प्रेशर में थी और उन्होंने हाई वोल्टेज का क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की। जब हाई इलेक्ट्रिसिटी पास की इन्होंने, तो क्या देखा उन्होंने कि जो डिस्चार्ज ट्यूब से हमारे यहाँ पर सिंपली जब इलेक्ट्रिसिटी को पास की, तो कॉर्नर यहाँ पे एंड में, डिस्चार्ज ट्यूब के एंड में ग्रीन फ्लोरेसेंस लाइट चमकने लगी, जिसको बोलते हैं एमिट होने लगी। जब ये ग्रीन फ्लोरेसेंस लाइट एमिट होने लगी तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक सिंपल सा रिजल्ट निकाला कि जो कैथोड से उन्होंने कहा, बोला
कि यहाँ पर जो रेज हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, मतलब नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये एनोड्स क्या हो रही थी, जा रही थी। जब नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये एनोड्स आने लगी तो उन्होंने क्या बोला, कैथोड को देखते हुए कि यहां से रेज यहां जा रही हैं, तो इसको नाम दे दिया उन्होंने क्या, कैथोड रेज। क्या बोल दिया, कैथोड रेज बोल दिया। तो इतना क्लियर आया कि उन्होंने कैथोड रेज क्यों बोला। ये जानने के बाद फिर उन्हें बोला कि इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद उन्हें बोला, सिंपली जो कंक्लूजन पे आए कि जो कैथोड रे है, ये हमारा जो कैथोड रे है, आर नथिंग बट अ स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का क्या है, ये स्ट्रीम है। और ये नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल थे वो कहां पे जा रहे थे, इस तरफ जा रहे थे। ये देखिए कैथोड रे पे यहां पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको, और इसको उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोल दिया। क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन। वेरी सिंपल, कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। क्या बोला, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की, जे थॉमसन जी ने की थी। ये आपको समझ में आ गया। इन्होंने क्या लिया, डिस्चार्ज ट्यूब लिया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, ठीक है। यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि जब उन्होंने हाई वोल्टेज के थ्रू क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो उन्होंने क्या देखा, वो डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें क्या था, एयर थी जो लो प्रेशर में थी, लेकिन जो रेज थी वो क्या देखा, कैथोड से एनोड की तरफ जाने लगी। जब रेज जाने लगी, इस कारण से यहाँ ग्रीन फ्लोरेसेंस दिख रहा है, ठीक है, ग्रीन कलर की लाइट आने लगी। और उन्होंने क्या बोला कि जो रेज है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, तो उन्होंने इस रेज को क्या बोल दिया, कैथोड बोल दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट को इतना कुछ देखा, इतना समझने के बाद उन्होंने सीधे ये बोला कि थॉमसन ने अपने दिमाग में एक चीज बोला कि अरे भाई ये जो कैथोड रेज हैं ये क्या है, यहाँ पे देखिए इट इज अ स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्ज है इनके पास, ठीक है। और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन बोला। क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोल दिया। तो भाई इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, और किसने की, हमारे जे थॉमसन जी ने कर दी। और आपने क्या देखा, जे थॉमसन जी ने सिंपली बोल दिया कि डिस्चार्ज ट्यूब में एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बता दिया। चलो भाई इलेक्ट्रॉन की खोज तो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आई डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। तो आपके सामने देखिए गोल्डस्टीन जी हैं। गोल्डस्टीन जी ने 1886 में क्या मॉडिफाई किया था, इन्होंने भी सिंपल देखिए यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब लिया इन्होंने भी, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला, इस डिस्चार्ज ट्यूब को देखते हुए, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है हाई वोल्टेज जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ एनोड है, ये पार्ट हमारा ये है। यहाँ पे जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें भी आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, एयर थी लो प्रेशर में। अब इन्होंने क्या बोला, वहाँ पे कैथोड रे वाली बात हुई थी कि रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, और यहाँ पर भैया वही हो रहा है, डिस्चार्ज ट्यूब में रेज एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी। तो यही बात थी, इन्होंने बोला कि डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को पास जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया, उन्होंने क्या देखा, ही फाउंड दैट पॉजिटिवली चार्ज रेज, यहाँ पे देखिए पॉजिटिवली चार्ज रेज दिखाई पड़ रही है आपको एनोड पे, और ये इस तरफ आ रही है सिंपली। तो पॉजिटिवली चार्ज रेज थी वर एमिटेड फ्रॉम एनोड से चल रही थी इन द डिस्चार्ज ट्यूब। आपने इलेक्ट्रॉन में देखा था कि नेगेटिवली चार्ज जो रेज थी वो कैथोड से चल रही थी एनोड की तरफ, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज जो रेज हैं वो चल रही है क्या, एनोड से कैथोड की तरफ। जब इन्होंने देखा कि एनोड से कैथोड की तरफ जो ये पॉजिटिवली चार्ज रेज थी वो जा रही थी, एमिट हो रही थी, तब उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने बोला क्या कि ये जो रे है वो क्या है, कैनाल रे है। मतलब इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में जे थॉमसन जी ने बोला
कि वो कैथोड रे है, ठीक है। कब बोला? जब उन्होंने देखा कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब में जो क्या था, आपने देखा किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो रेज थी वो एमिट हो रही थी, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे थे, कहाँ से? पॉजिटिवली चार्ज की तरफ से नेगेटिवली चार्ज वाले एरिया में जा रहे थे, मतलब कहाँ जा रहे थे? कैथोड की तरफ जा रहे थे। और इसका नाम उन्होंने क्या बोला? कैनाल रेज बोला। इसको क्या बोला? कैनाल रेज। आपने वहां पे देखा था कि ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस लाइट आई थी और यहाँ पे क्या आई? रेड ग्लो कलर की मतलब लाइट जो आई थी। लेकिन अब मेन बात थी कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। जब उन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंप्लीटली अप्लाइड किया, तो उन्होंने क्या डिटेक्ट किया कि जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी, कौन सी थी? ये वाली थी। यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज प्लेट है ये। यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो पॉजिटिवली चार्ज रेज थे, पार्टिकल्स थे, वो कहाँ आ रहे थे? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ आ रहे थे। अलोंग विद, यहाँ पे सिंपल दिखाई पड़ा है कि एन एटम कंटेन पॉजिटिवली चार्ज, जितने भी थे पार्टिकल, अलोंग विद इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे थे? हमारे सिंपली एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ जा रहे थे। तो दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वर नेम्ड एज प्रोटॉन। इसको उन्होंने क्या नाम दिया? प्रोटॉन, ठीक है। अब ये तो ठीक है कि हमने सिंपल सी बात बोली कि ये जो पार्टिकल हैं वो क्या है? हमारे प्रोटॉन हैं। बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट अर्नस्ट रदरफोर्ड, जिसके बारे में उन्होंने बोला था, अभी आगे देखिएगा। कैनाल रे वर ऑल्सो कॉल्ड एनोड रेज। उन्हें बाद में क्या बोला? एनोड रेज भी बोला। सिंस दे वर एमिटेड फ्रॉम द एनोड, इलेक्ट्रोड से लेकर कहाँ पे आ रहे हैं? पॉजिटिवली टर्मिनल से वो कहाँ पे आ रहे हैं? इन दी गैस डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ परफोरेटेड कैथोड। यहाँ पे दिख रहा है कि देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ ये आ रहे हैं। और जब यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब में ये इस तरीके से आ रहे थे तो यहाँ पे परफोरेटेड देखो कैथोड लगा हुआ है, क्लियर है। और इस तरीके से सिंपली हमने बात की थी कैनाल रे वॉज, जिसको हमने क्या बोला? एनोड रे बोला। इसको हमने एनोड रे भी बोल दिया था। एनोड रे हमने इसको क्यों बोला था? क्योंकि दे वर एमिटेड फ्रॉम द एनोड, यहाँ से, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोड जो था वो कनेक्टेड था कहाँ? पॉजिटिवली टर्मिनल पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो टर्मिनल पे ये कनेक्टेड था, यहाँ से जो गैस थी वो डिस्चार्ज हुई और डिस्चार्ज होकर किस तरफ गई? परफोरेटेड कैथोड की तरफ गई, ठीक है। तो हमने इसको क्या बोला? एनोड रे बोला और कैनाल रे बोला। और इसके थ्रू हमारा स्पेशली जो बात आती है कि क्या कि इनका डिस्कवर हुआ किसका? प्रोटॉन का। अब यहां दिख रहे हैं आपको सर चैडविक जी, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन, क्लियर, आपको समझ में आया कि कैथोड रेज, कैथोड से एनोड की तरफ रेज जा रही थी, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट वहां सप्लाई किया गया हाई वोल्टेज का, ठीक है। और एनोड में उन्होंने क्या देखा कि एनोड की तरफ से कहाँ पे आ रही थी? कैथोड की तरफ आ रही थी, परफोरेटेड जो कैथोड एरिया था। अब 1932 में जेम्स चैडविक जी जो थे हमारे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने एक सिंपली सी बात की, बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम वाज एक्सपोज टू अल्फा पार्टिकल, डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स वर एमिटेड। उन्होंने जो स्पेशली देखा, उन्हें क्या देखा? दीज पार्टिकल हैड अबाउट द सेम मास एज प्रोटॉन एंड carried no electrical charge, hence Chadwick named these particle neutron। मतलब प्रोटॉन के बारे में जब बोला गया था तो ये पॉजिटिवली चार्ज थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की तरफ की बात की गई तो उनको नेगेटिवली चार्ज बोला। लेकिन जब इन्होंने यहाँ पे इस पार्टिकल के बारे में देखा और स्पेशली जब उन्होंने बोला कि इट हैज़ अ सेम मास एज अ प्रोटॉन, ठीक है, एंड कैरिड नो इलेक्ट्रिकल, जो भी कहता है चार्ज इसमें कोई भी नहीं था। अब जब इसमें कोई चार्ज नहीं था तो उन्होंने इसको क्या बोल दिया? इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। कैसा पार्टिकल था ये? न्यूट्रल पार्टिकल था। और न्यूट्रल पार्टिकल के नाम पे इसका नाम क्या लिख दिया उन्होंने? न्यूट्रॉन्स लिख दिया। मतलब ये न्यूट्रल पार्टिकल था और इसको क्या बोला उन्हें? न्यूट्रॉन बोला। किसने बोला? जेम्स चैडविक जी ने बोला। और कब बोला? 1932 में। 1932 में जेम्स चैडविक ने ऑब्जर्व किया और इन्होंने बोला कि न्यूट्रॉन क्या है? एक न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है।
ये इसके ऊपर प्रोटॉन की तरीके से भी कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन की तरफ तरीके से भी कोई चार्ज नहीं होता है। अब इतनी चीज आने के बाद, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो हो गया कि डिस्कवरी ऑफ, अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं कि क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है दीज वर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस अलॉन्ग विथ प्रोटॉन, मतलब किसको ने बोला है, न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन जो था वो प्रोटॉन के साथ कहाँ था, न्यूक्लियस में था। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इन ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन, सिंपली सी बात है। एज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर बोथ प्रेजेंट इन, कहाँ पे होता है, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियस में, इसलिए इनको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है क्योंकि दोनों दोनों कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। तो ये चीज़ तो ठीक है कि हमें क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और ये किस तरीके से होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और न्यूट्रॉन क्या था, न्यूट्रल था। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ पाए जाते थे, न्यूक्लियस में, इस कारण से इनको न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता था। अब इतना जानने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमें जान ली कि स्पेशली हमने ये जान लिया कि भाई प्रोटॉन की डिस्कवरी हमारे गोल्डस्टीन ने किया। जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। सर जेम्स चैडविक जी ने किसके बारे में बताया, न्यूट्रॉन के बारे में बताया। अब इतना कुछ जानने के बाद फिर एक प्रॉपर्टीज़ देखी गई कि इनका मास कितना होगा। चार्ज तो समझ में आ गया था कि भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज का है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली सा लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये टेबल आपको याद होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि ये बहुत जगह पे पूछा जाता है कि इस पे कितना मास होता है, इसका चार्ज क्या होता है, ठीक है। और इवन इनके डिस्कवरी किसने की, तो डिस्कवरी तो आपको समझ में आ गई होगी कि जे थॉमसन जी ने किसकी डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। प्रोटॉन के बारे में गोल्डस्टीन जी ने बताया था और न्यूट्रॉन के बारे में बताया था सर चैडविक जी ने। आप नाम जान चुके हैं। अब आगे यहाँ पे हम जब बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे जो भी स्पेशली आएगा वो क्या चीज़ें रहेंगी, तो सब एटॉमिक पार्टिकल में देखिए आ रहा है क्या, यहाँ पे सिंबल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर टेबल बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जैसे मैंने इनके डिस्कवरी के बारे में बताया आपको, डिस्कवरी में किसने डिस्कवरी की थी, इनकी कौन थे वो आप जान चुके हैं, और इनके स्पेशली ये भी जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसा होता है। तो ये एक टेबल है एक सिंपल सा जो आपको याद करना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिनके सिम्बल्स दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे इस तरीके से होता है, इलेक्ट्रॉन का पी पे पॉजिटिव चार्ज, देखिए यहाँ पे स्मॉल p लिखा हुआ है, और न्यूट्रॉन को n से शो किया गया है। अब लोकेशन क्या होता है, मतलब कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सीधे सिंपली पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का देख लीजिए, इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। सेम विथ न्यूट्रॉन ऑल्सो इनसाइड द न्यूक्लियस। तो हमारा जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं शेल्स, अभी आगे मैं बताने वाली हूँ कि ये शेल्स क्या होते हैं, KLMN इनको बोला जाता है। तो ये जो सेल्स हैं इनमें क्या दिखेंगे आपको, इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, इस तरीके से आपको इनमें इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, ठीक है। तो लोकेशन की बात की गई तो लोकेशन क्या है, आउटसाइड द न्यूक्लियस, कौन है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में नहीं पाए जाते हैं, वो बाहर पाए जाते हैं शेल्स में। इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इनसाइड द न्यूक्लियस मतलब मेनली न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब चार्ज की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन पे देखिए सीधे सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, -1, प्रोटॉन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, 0। रिलेटिव मास की बात की जाए, जिस तरीके से एटॉमिक मास आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। हम यदि बात करें एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर की, तो उसमें एटॉमिक मासेस आप ज़रूर मेरा 1 शॉर्ट वीडियो देखिएगा, उसमें एटॉमिक मासेस बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, और कैसे हम उसको रिलेट करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास से, कौन सा रेफरेंस एटम लेके चलते हैं और किस तरीके से हम निकाल पाते हैं, वो चीज़ समझ में आपको आ जाएगी। तो यहाँ पर AMU में मतलब एटॉमिक मास यूनिट में इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है रिलेटिव मास कितना,
1/1840। प्रोटॉन का कितना है 1 एटॉमिक मास। न्यूट्रॉन का भी सेम रहता है जितना प्रोटॉन का रहता है, मोस्टली आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम सेम दिखेगा दोनों में। अब एक्चुअल मास की यदि बात की जाए, ठीक है, एक होता है रिलेटिव मास और एक होता है एक्चुअल मास, ठीक है। तो जो एक्चुअल मास है वो ये है 9 × 10⁻³ किलोग्राम, किसका, इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का कितना है 1.673 × 10⁻27 किलोग्राम। एंड यदि हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम। तो ये इनका क्या है, एक्चुअल मास है। और एब्सोल्यूट मास की बात की जाए तो ये ग्राम में देखिए इस तरीके से दिया हुआ है 9 × 10⁻28, 1.6 × 10⁻24 और 1.6 × 10⁻24 ग्राम। ये अभी टेबल में आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट वॉच माय वन शॉट वीडियो ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, और उसमें आप देखेंगे क्या सिंपली हाउ टू फॉर्म अ एटॉमिक मासेस, और कैसे हम रिलेटिव मास या रेफरेंस एटम से उसको कंपेयर करते हुए, मानते हुए इस चीज़ को, और हम कैसे एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूलर मासेस निकालते हैं। आप वो देख लेंगे तो आपको ये कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा, आपको बहुत ईजी रहेगा निकालने में। तो आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो देख ली भाई, इतना को समझ में आ गया, किसने क्या खोज किया ये भी समझ में आ गया, कि थॉमसन जी ने किसकी खोज की थी अब आपको क्लियर हो गया होगा, ई गोल्डस्टीन जी ने क्या किया था वो भी आपको समझ में आ गया, और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा चैडविक जी ने भी किसका खोज किया था। तो डिस्कवरी तो हम जान गए, लेकिन क्या था कि हम पढ़ क्या रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो पहली चीज़ तो अपनी क्लियर हुई कि एटम नो डाउट स्मॉल पार्टिकल है, बहुत ही स्मॉल होता है वो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एटम क्या है कि फिर से डिवाइड नहीं होगा। एटम डिवाइड हो सकता है, इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं जिनको हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोला। ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है ना। अब क्या था कि कई अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना अपना डिफरेंट मॉडल दिया, किसका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। सबके अपना अपना दिमाग दिया कि एटम ऐसा होता है, कोई कहेगा एटम तरबूज के जैसा होता है, कोई कहेगा एटम में जो तरबूज जैसा होता है ना वो लाल लाल पार्ट है। तो अभी आपको सब बताऊंगी मैं कि हमारे कौन से साइंटिस्ट ने क्या कहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जब उन्होंने कहा था तो उनकी कुछ बातों में सही भी था, कुछ बातें में कमियां थी, और फिर उनसे बोलते हैं कि थोड़ा बहुत मोटिवेट होके कि हाँ ये बात सही बोल रहा है, इतनी कमी है, बट जो उसके सही पॉइंट पे ध्यान देते हुए तो दूसरे साइंटिस्ट ने कुछ नई बात बोली। ऐसे में मैं बात करती हूँ थॉमसन जी की, रदरफोर्ड जी की एंड नील्स बोर की। इन्होंने अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो था उन्हें अलग अलग फिलॉसफी दी, अलग अलग बातें बताई, किसके बारे में, एटम के बारे में। तो सबसे पहले थॉमसन जी आए और थॉमसन जी ने क्या किया, एटम के बारे में बताया। अब थॉमसन जी का जो एटम था, एटम के बारे में जो उन्होंने बताया तो नाम दिया गया थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। अब उन्होंने क्या बोला, देखिए यहाँ पे आपको वैसे तो बहुत अजीब सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसको हम इतना नहीं बोल सकते लेकिन तब भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे कि केक टाइप का है, पुडिंग जिसको बोला जाता है, और इसका एक पार्ट को कट कर दिया गया तो देखिए अंदर आपको दिख रहा है किशमिश विशमिश, ड्राई फ्रूट्स उसमें लगे हुए दिख रहे हैं, है ना, इस तरीके से। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एक सिंपल सी बात बोली थी, और उनका क्या था, उन्होंने प्लम पुडिंग और क्रिसमस पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम बोला। किसको बोला, एटम को बोला, कि क्या, कि जो एटम के बारे में बोला कि यस जो इसका एटम है वो पॉपुलर हुआ, स्पेशली वो किस नाम से हुआ, प्लम पुडिंग या क्रिसमस पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। तो वो बात कैसी थी कि एक लाल रंग का तरबूज जैसे होता है, तो तरबूज था जो क्या था, लाल रंग में था, तरबूज नो डाउट लाल रंग का ही होता है, तो अंदर की तरफ पूरा पार्ट समझ लीजिए लाल कलर में था, ठीक है ना। अब तरबूज जैसा होता है लाल कलर में, तो ये पूरा उन्होंने क्या कि लाल कलर में है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि पहली बात तो उन्होंने ये बोली कि एटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्फीयर जैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है, अकॉर्डिंग टू द थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल एन एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विद द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। तो ये जो पूरा रेड कलर का पार्ट था, ठीक है,
जो स्फीयर था इनको उन्होंने क्या बोला, ये कंप्लीटली कैसा था, पॉजिटिव चार्ज में था। किस टाइप में था, पॉजिटिव चार्ज, पूरा ये पॉजिटिव चार्ज था कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बोला कि जो स्फीयर है ये पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है। ठीक है, मान लिया जो उन्होंने बात बोली। और फिर उन्होंने ये बोला कि इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। आप जो बीज थे ना, बीज, तरबूज के जो बीज होते हैं, आप उसको क्या मान लोगे, इलेक्ट्रॉन्स। हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बोल देंगे। कौन सा सुंदर सा कलर लिया जाए भाई, चलो यहाँ पे हमने कलर ले लिया वाइट टाइप का। तो मतलब ये अभी यहाँ उल्टा चल रहा है कि ब्लैक कलर का बीज है, ब्लैक कलर का बीज दिखाऊंगे तो इसमें तक क्लियर नहीं दिखेगा आपको। तो थोड़ा सा हम और सुंदर बना लेते हैं इसको, थोड़ा सा और डार्क कर लो, माना जैसे अपना डार्क कर लिया इसको। तो मैंने क्या बोला कि ये जो स्फीयर है ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था। फिर उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स को जो क्या बोला कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, एम्बेडेड थे। मतलब आप समझ लो ये तरबूज जैसा है, और ये तरबूज क्या है, एक स्फीयर है जो पॉजिटिव चार्ज वाला है, और इसके जो बीज हैं वो बीज क्या कहलाएंगे, वो बीज कहलाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें जो बीज आएगा, ठीक है, वो बीज कहलाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से जो बीज थे वो क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। ये बात उन्होंने बोला। ठीक है, कि इस तरीके से क्या है ये प्लम। अब ऐसा आप देखो यहाँ पे भी क्रिसमस जो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रिसमस पुडिंग जिसको बोला गया है, तो देखिए यहाँ पे एक पार्ट को देखो केक का काट दिया गया है, तो अंदर देखिए ड्राई फ्रूट्स टाइप के पड़े हुए हैं। तो ये क्या दिख रहा है कि पूरा एक स्फीयर है जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और जिसमें आपको दिख रहे हैं ये ड्राई फ्रूट्स, दीज आर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड दिखाई पड़ा जिस तरीके से। तो ये बात उन्होंने बोली, चलो ठीक है। अब जब उन्होंने ये बात बोली तो उन्होंने क्या बोला, द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव जो चार्ज था ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द स्फीयर। ये स्फीयर पूरा क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, जो आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे भी देखिए स्फीयर दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको, तो लिखा हुआ है इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। ये क्या बोल रहे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। थस एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली क्या बोला जा रहा है, न्यूट्रल। ये इलेक्ट्रिकली क्या बोला जा रहा है, न्यूट्रल बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या था कि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन जो थे, साथ साथ जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर था हमारा पूरा का पूरा, वो इक्वल था मैग्नीट्यूड में। तो जिस कारण से हमने क्या बोला कि जो कंप्लीट ये जो अपना है वो कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वो एक्सप्लेन ये नहीं कर पाए थे सिंपल सा कि बट दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट। तो क्या था कि अब इस तरीके से आप पूरे स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज बना दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड, बट यार हमें तो ये पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन था, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन था, इसकी एक स्पेस, एक जगह थी। आपने क्या किया, पूरे स्फीयर को ही बोल दिया पॉजिटिव पार्ट में। ठीक है, अब क्या था कि इस बात को देखा गया तो इनकी लिमिटेशंस आ गई। लिमिटेशंस क्या थी कि लिमिटेशन मैंने ये बोला कि व्हाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। सिंपल सी बात उन्होंने बोला कि ये स्फीयर है जो पॉजिटिव है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, एम्बेडेड है, लाइक तरबूज के बीज। अब यदि हम इसको एक्सेप्ट करते भी है कि इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिव चार्ज, देन द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, एक क्या है, नेगेटिव है और एक पॉजिटिव था, तो अपोजिट जो इलेक्ट्रिक चार्ज थे शुड कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे भाई। और जब कैंसिल कर देंगे तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, अनचार्ज्ड हो जाएगा। ये स्फीयर कैसा हो जाएगा, अनचार्ज हो जाएगा। तो भैया ये बात से चीजें, कुछ चीजें अपने को लिमिटेशन बोले ना कि हजम नहीं हुई, कि पूरा का पूरा ये जो हमारा पार्टिकल है, जो हमारा ये पूरा एटम है, ये कहीं ना कहीं 3 एटॉमिक सब एटॉमिक उससे बना हुआ है पार्टिकल से, और वो अनचार्ज पार्टिकल है, मतलब पूरे के पूरे क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, तो इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरा, डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट थे उनकी जो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी थी उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थॉमसन जी। अब जब ठीक है, थोड़ा बहुत उन्होंने अक्ल दे दी कि भैया क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, पॉजिटिव स्फीयर है, इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड,
ठीक है, ठीक, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव को देखकर समझ में आ रहा है कि ठीक है मैग्नीट्यूड में सेम थे तो ये न्यूट्रल हो गए। लेकिन अब रदरफोर्ड जी आए, रदरफोर्ड जी ने भी क्या किया, उन्होंने भी अपना दिमाग दिया 1911 में, जिसको बोलते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड या अर्नस्ट रदरफोर्ड भी बोलते हैं। ये एक साइंटिस्ट थे न्यूजीलैंड से। उन्होंने क्या किया, थॉमसन एंड डॉबिक मॉडल पे ध्यान दिया और उसको थोड़ा सा और क्या किया, ओवरट्यून किया। और क्या किया उन्होंने, ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया, गोल्ड पे किया। किस पे किया, गोल्ड। तो पता है इस एक्सपेरिमेंट में 3 चीजों पे ध्यान दिया गया है। एक ध्यान गया है अल्फा पार्टिकल, किस पे, अल्फा पार्टिकल। दूसरी चीज इसमें जो थी क्या थी, गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल थी, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक नाम आपको और दिखेगा, जिंक सल्फाइड, ठीक है, जिसकी प्लेट थी कान में। तो ये 3 चीजों पे इन्होंने ध्यान दिया, ये 3 चीजें इन्होंने इस पे ले ली। क्या लिया, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, हीलियम जिसको बोलते हैं हम, अल्फा पार्टिकल या आप हीलियम पार्टिकल भी बोल सकते हो इनको, ठीक है। हीलियम पार्टिकल ले लिए स्पेशली, और गोल्ड फॉइल पे एक्सपेरिमेंट किया। गोल्ड फॉइल क्यों लिया, गोल्ड फॉइल क्या होता है, सबसे ज्यादा मैलिएबल होता है। मैलिएबल का मैंने क्या मतलब बताया था, आपने मेरा मेटल्स नॉन मेटल्स 10th क्लास का अपना ये जो चैप्टर है इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मैंने बताया था मेटल्स आर मैलिएबल। स्पेशली गोल्ड के बारे में मैंने बताया था कि गोल्ड सबसे बेस्ट मैलिएबल मेटल होता है, बिकॉज वो बहुत ही पतली थिन शीट में कन्वर्ट हो सकता है। किसमें, बहुत ही पतली थिन शीट में, बहुत ही पतली थिन बोलते हैं कि हद से थिन। आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखा है ना, रोटी वोटी पैक करके मम्मी लोग देती है लंच बॉक्स में रखने के लिए, आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा, उससे भी पतली बोल दिया जाए, मतलब इतनी पतली थिन शीट में विद हैमरिंग, बाय हैमरिंग वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट ब्रेकिंग। ओके, इसलिए इसमें उन्होंने क्या लिया, गोल्ड फॉइल को लिया। और दूसरी चीज क्या लिया, आप जिंक सल्फाइड की प्लेट। अब क्या किया था उन्होंने, देखिए लिखा हुआ है, रदरफोर्ड सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल। किसको सिलेक्ट किया उन्होंने, गोल्ड फॉइल को, एज ही वांटेड अ वेरी थिन लेयर। और हमें पता है कि इट इज अ मैलिएबल और ये बहुत ज्यादा थिन शीट में कन्वर्ट हो सकता है। द गोल्ड फॉइल यूज्ड बाय रदरफोर्ड वाज, देखो कितना लिखा हुआ है, 0.004 मिलीमीटर्स, मतलब बहुत ही पतली भाई, हद से ज्यादा इन थिकनेस। दैट इज द फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम थिक, जो बात बोली गई है। इन इज एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, किसको लिया उन्होंने, अल्फा पार्टिकल्स को लिए। जो मैंने बोला कि जो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक क्या था, अल्फा पार्टिकल, जिसको हीलियम पार्टिकल भी बोलते हैं। दूसरी चीज क्या थी, उन्होंने गोल्ड फॉइल को लिया क्योंकि ये बहुत ही मैलिएबल है, बहुत ही थिन शीट में कन्वर्ट था, और जिंक सल्फाइड प्लेट ली। अल्फा पार्टिकल वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। अब कैसे क्या हुआ बताएंगे आपको। द अल्फा पार्टिकल आर हीलियम आयंस, मैंने आपको बताया ये क्या होते हैं, वो हीलियम आयंस होते हैं विद 2+2 चार्ज। क्या होता है इस पे, 2 चार्ज होता है। देयर एटॉमिक मास इज 4, हमें पता ही है ये ऐसा होता है 2He4, एटॉमिक नंबर मास नंबर। तो एटॉमिक मास कितना होगा, मैंने एटॉमिक मास निकालना सिखाया है, तो 4U होगा, ये U में है। ओके, हेंस अ हाई वेलोसिटी बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी। क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इसमें, और ये जब यहां से बढ़ती है तो वो किस पे जाएगी, वो फॉइल पे जाती है। अभी आगे आपको डायग्राम बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पहले एक बार रीड कर लेते हैं इसको। These particles were studied by means of flashes of light. They produce a striking a zinc sulfide streak. Zinc sulfide स्क्रीन के ऊपर क्या हो गया, स्ट्राइक करेंगे। The alpha particle are much heavier than the subatomic particle present in gold atoms. उससे तो हैवी ही होंगे, ठीक है। Hence they expected the alpha particle to pass through the gold foil with little deflected and strike the fluorescence screen. चलिए डायग्राम पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको देखिए दिखाई पड़ रहा है, ये अल्फा पार्टिकल सोर्स है। यहाँ देखिए आपको अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकलेंगे। अब आपको देखिए ये क्या दिख रहा है इस जगह पे, ये पूरा ये मेटल का फॉइल है हमारा, ये जो दिख रहा है आपको ये गोल्ड फॉइल है। क्या है ये, यही है हमारी गोल्ड फॉइल, ठीक है। अब जब गोल्ड फॉइल पड़ती है तो देखिए ये अल्फा पार्टिकल जब आएंगे
तो पहली बात तो यहाँ पे ये देखा कि पतली इतनी थी, इतना थिन शीट था कि विदाउट स्कैटरिंग क्या चले गए, वो सीधे चले गए, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए, थोड़े बहुत एंगल पे क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे। और यदि मैं बात करूं कि एक या दो होंगे जो ऐसे कंडीशन आएगी कि वो रिवर्स बैक हो जाएंगे, क्या होंगे, डिफ्लेक्टेड, लिखे ना, डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कुछ आपके वो। और ये देखिए फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी जो कि ज़ेडन सल्फाइड की थी, यहाँ मेटल फॉइल दिखा हुआ है। तो आपने क्या देखा, अल्फा पार्टिकल आया और थोड़ा सा अच्छे देख लेते हैं, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स आए और कुछ सीधे निकल गए, फिर दूसरे कलर में ले लेते हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर भी सूट करेगा, फिर से अल्फा पार्टिकल आया, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, क्या हो गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए जब अल्फा पार्टिकल से आ रहे थे यहाँ पे। और उसके बाद कुछ ही थे जो क्या थे, वापस की तरफ हो गए, कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट वैसे हुए और कुछ पूरे के पूरे क्या हो गए, वापस आ गए, ये चीज था। तो इन्होंने जब देखा कि गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल, जिसको बोला गया है कि गोल्ड फॉइल से ज्यादा, यहाँ पे मैं देखिए बात भी बोली है, एक लाइन बोला गया कि जो अल्फा पार्टिकल थे वो क्या थे, कहीं ना कहीं ये हद से ज्यादा, देखो ये लिखा ना यहाँ पे कि अल्फा पार्टिकल आर मच हैवियर देन द सब एटॉमिक पार्टिकल। किसके एटॉमिक पार्टिकल, गोल्ड के, ये हैवियर थे गोल्ड एटम के पार्टिकल से, तभी तो उसको बहुत ही आराम से पार करते हुए निकल गए। इस कारण से क्या हुआ कि जब वो गोल्ड फॉइल से बाहर हुए तो कुछ सीधे निकल गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ वापस आ गए और फ्लोरेसेंट पे से स्ट्राइक हुए। तो अब हम देखेंगे क्या कि इतना चीज देखने के बाद हुआ क्या। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है कि बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल दिख रहे हैं आपको। अब यहाँ पे देखिए कुछ सीधे चले जा रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट, देखिए ना स्ट्रेट चले गए। फिर आपको कुछ दिखाई पड़ा है कि कुछ आपके क्या हुए, स्मॉल डिफ्लेक्शन हुआ। कैसा हुआ, स्मॉल डिफ्लेक्शन हुआ, देखिए ये भी सीधे चले गए हैं। और कुछ क्या थे, टर्न्ड बैक, वापस आ गए। बहुत ही कुछ, मतलब क्या क्या हम एक बोल सकते हैं कि बहुत ही कम, जिसको क्वांटिटी बोल सकते हैं कि 12th क्वाड्रेंट में 1 मान लिया, इस तरीके से मान सकते हैं आप। तो रदरफोर्ड postulated that the atom must contain large empty space as most of the alpha particle pass through it without getting deflected। मतलब उनका कहना था कि बहुत ज्यादा एटम में क्या अच्छा खासा स्पेस है, तभी कहीं से डिफ्लेक्ट नहीं हुए, मोस्टली क्या चले गए, रेस सीधे चली गई, पार्टिकल जो थी वो सीधे चले गए, कहीं डिफ्लेक्ट नहीं हुए। सम अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल थ्रू स्मॉल एंगल, जो यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत ही कम एंगल पे क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए थे। तो जो बहुत ही कम हुए तो उसके बारे में बोल रहे हैं। वाइल सम वर डिफ्लेक्टेड थ्रू वेरी लार्ज एंगल, कुछ आपको दिखाई पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे देखो थोड़ा कम हो रहा है, ये कुछ थोड़ा क्या हो रहा है, लार्ज एंगल पे हो रहे हैं। थस रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन एन एटम मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। कहीं ना कहीं बहुत ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कम है, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल था ये पॉजिटिव था, जब ये गया स्ट्रेट तो क्या देखो कितना ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गया, कहीं कम हुआ कहीं कुछ हो। तो इससे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि इसमें ये कम थे। अब थर्ड जो पॉइंट था, 1 आउट ऑफ एवरी 12,000, जैसे मैंने आपको बताया था अभी इसमें कि 12,000 में एक ही कुछ ऐसा होगा जो क्या होगा, ये देखिए टर्न्ड बैक हो गया, वापस आ गया। तो उसी के बारे में यहां बोला गया है कि 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड थ्रू 180 एंगल showing a full rebound. Thus, Rutherford come to the conclusion that all the positive charges of the atom and most of the mass of the atom is concentrated in very small volume within the atom. इसे समझ में है, कहीं ना कहीं वो बहुत ही छोटे वॉल्यूम में है भैया, उतना जो डिफ्लेक्ट हुआ। Rutherford named this small space, उस स्मॉल स्पेस को उन्हें क्या बोला था, न्यूक्लियस बोला था। उस छोटे से स्पेस को उन्हें क्या बोला, न्यूक्लियस बोला, ऑफ द एटम और द एटॉमिक न्यूक्लियस। कौन से वाले को बोला, जो 180 डिग्री पे देखा अच्छा खासा क्या टर्न हो गए थे, और वो 12,000 में कोई एक पार्टिकल था ऐसा जो क्या था, वापस आ गया था।
उसके लिए उन्होंने इस तरीके से बोला कि क्या बोला कि रदरफोर्ड केम टू द कंक्लूजन दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम and most of the mass of the atom is concentrated in very small volume or very small in space. ठीक है, तो इससे उन्होंने ये क्लियर किया, कंक्लूजन निकाला. तो on the basis of observation, Rutherford calculated that the atomic nucleus is 10 to the power 5 times smaller than the total area of the atom. मतलब कितना स्मॉल है, 10 to the power 5 टाइम्स स्मॉलर है जो कंप्लीट एटम है उसमें वो न्यूक्लियस वाला एरिया. तो उन्होंने क्या बोला, द रेडियस ऑफ द एटम इज 10 to the power -8 सेंटीमीटर while the radius of nucleus to the power -3 सेंटीमीटर. Thus we can say that atom is relatively hollow, ठीक है, with a heavy nucleus and its center. ठीक है, द इलेक्ट्रॉन अरेंज अराउंड द न्यूक्लियस. अराउंड द न्यूक्लियस क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे. ठीक है, और इसके अलावा जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस पोजेसेस नेग्लिजिबल मास. तो बेस्ड ऑफ ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ही फॉर्मुलेटेड, जो बोला गया है स्पेशली कि ये क्या है, एक थ्योरी ऑफ एटम है. मतलब इनका कहना था कि ये एटम है और एटम में एक छोटा सा पार्ट क्या है, न्यूक्लियस का पार्ट है. क्लियर है, इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के बाहर की तरफ अराउंड द न्यूक्लियस एरिया में है. तो ये बात था और इसको उन्होंने थ्योरी ऑफ एटम जो था बताया. अब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का इतनी कुछ जानने के बाद हमें जो जाना, तो आपने स्पेशली देखा क्या कि जो अल्फा पार्टिकल थे, जो स्कैटरिंग हो रही थी, एक्सपेरिमेंट देखा था. तो उन्होंने सीधे बोला कि ये मेरा एटॉमिक मॉडल है जिसमें अल्फा पार्टिकल, गोल्ड फॉइल और जिंक सल्फाइड जो हमारा था, जिससे फ्लोरेसेंस स्किन दिख रही थी, इन तीनों के थ्रू हमने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से वो बता पाए कि कुछ स्ट्रेट जा रही हैं अल्फा पार्टिकल्स, कुछ क्या हो रही है, थोड़ा डिफ्लेक्ट हो रही हैं, कुछ लार्ज एंगल पे हो रही हैं और कुछ पूरा का पूरा वापस आ गई. जो वापस आई वो 12,000 में 1 पार्टिकल हम मान सकते हैं. तो उस चीजों को देखते हुए उन्होंने कंक्लूजन लगाया कि एटम का कुछ पार्ट क्या है, बहुत ही स्पेस वाला है, कुछ पार्ट में उन्होंने लगाया कि पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं वहां पर. फिर बात उन्होंने ये बोला कि बहुत ही कम एरिया था जहां पे पॉजिटिव चार्ज था, जिस कारण से वो वापस आ गया. उस पर्टिकुलर एरिया को उन्होंने क्या बोल दिया था, न्यूक्लियस बोल दिया था. तो बहुत सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने क्या बोला कि एन एटम कंटेन पॉजिटिवली चार्ज सेंटर. अब वो क्या था, न्यूक्लियस था. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस. मतलब एक बड़ा सा जो एटम है जिसको हमने बोला है, ये एटम के पास एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है. उन्होंने ये बात बोला. ऑलमोस्ट द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. किस पे बोला उन्होंने, न्यूक्लियस में. द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स. अब जो ये था इलेक्ट्रॉन क्या था, इस तरीके से एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में उन्होंने बोल दिया कि था. चलो भैया ये भी मान लिया. द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज मैनी टाइम्स स्मॉलर देन द साइज ऑफ द एटम. ये भी मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा था और वो भी स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल से समझ में आया कि 12,000 में 1 पार्टिकल ऐसे थे जो क्या थे कि पूरे के पूरे टर्न हो गए थे, टर्न बैक हो गए थे. और उससे पता चला था कि कहीं ना कहीं छोटा सा एरिया है जहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज एरिया है, वो जिसको हमें न्यूक्लियस बोला था. द न्यूक्लियस ऑफ द एन एटम इज 10,000 टाइम्स स्मॉलर देन द एटम. आप सोचिए 10,000 स्मॉलर टाइम्स स्मॉलर देन द एटम. एक एटम से बहुत ही छोटा वो क्या है, न्यूक्लियस का है. लेकिन जब ये बोला जाए तो मास कहाँ है, वहीं पर है, क्योंकि वहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. ये बात बोली गई. चलो भाई, ये बात रदरफोर्ड की हमें हद तक सही लगी. लेकिन अब आगे क्या था कि जो वो नहीं समझा पाए, जिस कारण से इनकी भी लिमिटेशन और ड्रॉबैक आ गई. अब वो ड्रॉबैक क्या था कि देखो, बहुत हद तक उन्होंने बहुत सही बातें बोली कि हाँ भैया एक न्यूक्लियस है, नो डाउट, और वो न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है. इन्होंने ये भी बोला कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ है, बाहर की तरफ है ऑर्बिट में. लेकिन अब आगे प्रॉब्लम क्या आई, Rutherford atomic model could not explain how moving electron could remain in their orbits. उन्होंने सीधे बोल दिया कि भैया ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है,
उन्होंने क्या बोला, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन अब क्या एनर्जी है, किस तरीके से होते हैं, क्या सबकी एनर्जी सेम है? सेम है तो फिर कहीं ना कहीं आपके सबके सब यही इकट्ठा हो जाएंगे। तो यही वाली बात थी, एनी चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग एक्सेलरेशन वुड रेडिएट एनर्जी, नो डाउट करेगा कि चार्ज पार्टिकल है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, एंड व्हाइल रिवॉल्विंग इट वुड लॉस इट्स एनर्जी एंड इवेंचुअली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ये पूरे के पूरे क्या होंगे, न्यूक्लियस पे आके गिर जाएंगे। क्या होंगे, न्यूक्लियस पे आके गिरेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये पूरे अपने आप से क्या होंगे, न्यूक्लियस तरफ आके गिरने लगेंगे। तो भैया ऐसा थोड़ी है कि कुछ तो एनर्जी लेवल होगा इनका, कोई एनर्जी लेवल होगा, उस हिसाब से यदि वो सेट होंगे ऑर्बिट में, तो फिर तो ठीक है बात भाई कि इसका एनर्जी लेवल इतना है तो वो दूसरे इस ऑर्बिट में है। लेकिन उन्हें ये चीज नहीं बता पाए, उन्होंने ये बोला सिंपली, जो बता पाए वो क्या नहीं बता पाए, कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन था कुड रिमेन इन देयर ऑर्बिट्स, ठीक है, एनी चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग एक्सेलरेशन वुड क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। और जब रेडिएट करेगा एनर्जी को तो क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी को लॉस करेगा, और वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होगा, गिरेगा। दिस मीन्स दैट द एटम वुड बी हाईली अनस्टेबल। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एटम क्या है, अनस्टेबल है, बट मैटर इज कंपोज ऑफ स्टेबल एटम्स। Thus, the major drawback of Rutherford atomic model was that it could not explain the stability of atom. एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के बारे में ढंग से नहीं समझा पाए, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के बारे में नहीं बता पाए। उनका कहना था कि यदि वो ऑर्बिट में है तो किस तरीके से है, क्या उनकी एनर्जी किस टाइप की थी, यदि नहीं थी तो क्या था, पॉजिटिव जो था वो नेगेटिव की तरफ आने लगेगा, फॉल होने लगेगा, और ऐसे में इसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल भी क्या हो जाएगी, अनस्टेबल एटम हो जाएगा। तो इस बात को वो नहीं बता पाए। अब ये बात को ये नहीं बता पाए, ये बात है, बोर्स मॉडल फिर आया। अब जब बोर्स एटॉमिक मॉडल आया तो बोर्स रदरफोर्ड की जो स्टेबिलिटी को देखते उन्होंने बहुत चीज़ों को ढंग से डिफाइन नहीं कर पाए, लेकिन बहुत चीज़ों से बोर्स जी के दिमाग में चीज़ें आई कि हाँ अब क्या और चीज़ें समझ में आ सकती हैं। नील बोर्स रिवाइज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, सिंपल सी बात है कि उन्होंने इनके मॉडल को देखा, बहुत हद तक एक्सेप्टेबल थे भाई उनकी बात, लेकिन कई जगहों पे वो फेल हो गए। उन्होंने क्या बोला, पुट फॉर द फॉलोइंग सजेशन। नील्स बोर प्रपोज्ड दैट द इलेक्ट्रॉन possesses a specific amount of energy which allows them to revolve around the nucleus। मतलब इनके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, वो जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी था वो उनको न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करती है, घूमने के लिए मजबूर करती है, इस तरीके से वो अराउंड द न्यूक्लियस घूम करते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर कन्फाइंड और टू दीज एनर्जी लेवल्स while revolving in these discrete orbit. The electrons do not radiate energy, hence these orbits are also known as stationary orbits or stationary shells. Smaller the size of the orbit, smaller is the energy. जितना smaller होगा उतनी उसकी क्या होगी, smaller energy होगी। अब इतना देखने के बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में दिखाई पड़ रहे हैं, प्रोटॉन आपके इस एरिया में दिखाई पड़ रहे हैं। तो एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से हट के बात की जाए, द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। कैसे? द ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर इज ऑलवेज accompanied with absorption of emission of energy. When an electron jump from a lower energy level to a higher energy level, it absorbs energy. When an electron return from a higher energy level to a lower energy level, it emits energy. उन्होंने इस बात को बोला। अब इतना होने के बाद बात आई किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स की, ऑर्बिट की। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट्स बोर्ड्स के अकॉर्डिंग ही था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से था, कैसे था, तो यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स और शेल, ईच शेल हैज डेफिनेट एनर्जी। मतलब ये न्यूक्लियस है और ये शेल्स थे, ठीक है, और इन शेल्स का क्या था, एक डेफिनेट
एनर्जी थी। These orbits of shells are represented by the letter K, L, M, N. ये तो न्यूक्लियस हो गया, इसको उन्होंने K बोला, इसको हम बना लेते हैं अच्छे से, एक मिनट। तो ये तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे शेल लिया, ये तो न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे एक हो गया ये एरिया K हो गया, फिर इधर हो गया L, M, N, इस तरीके से। अब यदि बात की जाए तो इसको बोला गया K, L, M, N, ठीक है, मतलब कि 1, 2, 3, 4, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है दीज ऑर्बिट्स और शेल, ये जो शेल थे ये न्यूक्लियस था जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, ठीक है, और ये हमारे क्या थे, ऑर्बिट्स थे, जिसको शेल्स भी बोला गया। आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर के, एल, एम, एन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं हम, ठीक है। और किसके थ्रू, जो हमारे बोर्स जी थे उनके मॉडल के अकॉर्डिंग फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन समझाया गया था, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया था, जिसको आज तक माना जाता है। तो फिर यही था कि क्या, कि ये क्या है, न्यूक्लियस के बाद ये ऑर्बिट्स या शेल्स कहे गए थे, और इनको हमने 1, 2, 3, 4 में डिस्ट्रीब्यूट किया और KLMN शेल नाम दे दिया था, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला, ठीक है, वेयर इज द नंबर और शेल नंबर, जो भी था वो एक फॉर्मूले के थ्रू शो किया गया था। अब वो कैसे था, इस तरीके से था। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन थे वो किस तरीके से थे, जैसे मैंने बोला 2n²। अब ये किस तरीके से थे ये आपको समझना है बहुत अच्छे तरीके से। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल, मतलब ये है हमारा क्या, न्यूक्लियस, जहाँ पे P और N है, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, ये न्यूक्लियस था हमारा, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, एंड दीज आर शेल्स और ऑर्बिट्स, ये था हमारा क्लियर है। अब इनको हमने जो नाम दिया है, हाँ, ये K था, L, M, N, मतलब 1, 2, 3, 4, ये नाम दिया। अब लिखा था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल इज एज फॉलोज, कैसे, द फर्स्ट ऑर्बिट क्या रहेगा, the first orbit or K shell will have 2 into 1 square, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको सिंपली बोला जो फॉर्मूला था वो क्या था, 2n²। अब 2 तो रहेगा ही रहेगा, n इज क्या, 1, 2, 3, 4। तो मैं K की बात कर रही हूँ, K की, K कहाँ है, ये रहा K, जो न्यूक्लियस के पास में था, ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेल, कैसे, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब K शेल की बात की जा रही है, जिसका फॉर्मूला सिंपली यही आएगा 2n², तो 2 into 1² हो जाएगा। 2 into 1² मतलब कि क्या हो गया, यहाँ पे 1 था तो कितना आ जाएगा, 2। कहने का मतलब है जो K शेल है वहां पे सिर्फ क्या रहेगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे भाई। कितने रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बस रहेंगे हमारे, कहाँ पर, हाँ कहाँ पे आ गई मैं, ये हमारा, एक मिनट, इसको मिला दो भाई, इधर मिला दिया, K शेल को ले लिया, L शेल को ले लिया। हमारी ये जो K शेल है इसमें मैंने क्या बोला, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन मैंने बोला है कि रहेगा 2, तो मतलब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन K शेल में ले लिए भाई, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्या था, K का रहेगा 2n², मतलब कि 2 into 1², इसका मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है।
तो फर्स्ट ऑर्बिट में आपको समझ में आ गया कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। द सेकेंड की बात की जा रही है, द सेकेंड शेल विल हैव 2 into 2 स्क्वायर। क्यों 2 into 2 होगा, एल की बात की गई है, एल पे कितना होता है, एल की यदि हम बात करें, एल हमारा जहां पे दूसरे नंबर, अब ये L इज इक्वल टू 2 आया है, तो 2 से बस आपको बच्चों ये ध्यान रखना है 2n स्क्वायर, तो L 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसका मतलब कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ देखिए आप देख रहे होगे, मैं आपको अलग से कलर में दिखाती हूँ, दिस यहाँ पे ये आ जाएगा, और अच्छा सा कलर ले लो भाई, ये वाला ले लिया। तो ये देखिए आपका कलर जो आ रहा है ये हमारा आएगा किसमें, देखिए यहाँ पे मैं L शेल में ले लूंगी 8 इलेक्ट्रॉन, कितने ले लूंगी, 8 इलेक्ट्रॉन मैंने L शेल में ले लिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ जाएंगे L शेल में, जो आपके सामने दिख रहा है। अब ये तो हो गया L का, अब बात आई M दिख रहा है और मैंने बोला 3, ठीक है, तो M का मतलब 3 है, तो 2n स्क्वायर है, तो मतलब कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 जा 9, 9 का मतलब कितना हुआ, 18 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, कहाँ पर बोल रहे हैं, ये आएगा थर्ड शेल में, मतलब KLM शेल में, M शेल में कितना आ जाएगा, 13। तो अब आप यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन भरोगे तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कितना, 1 2 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, तो ये 18 हो गए। अब हम फोर्थ शेल की बात करते हैं, मैंने फोर्थ को क्या नाम दिया, N दिया है, N दिया है और वो 4 नंबर है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, उसको लिखोगे 2n स्क्वायर, मतलब कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर, ठीक है, तो मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया, 16 इज इक्वल टू कितना हो गया, 32। इसका मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल जो होगा वहां 32 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो अब आप क्या करोगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स ले लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। क्लियर, मतलब ये है न्यूक्लियस जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट और शेल है उसको हमने KLMN बोला, और K को दिया 1, L 2, N 3 और M3 और N हमारा 4 हो गया। और हम सिर्फ फॉर्मूला कौन सा फॉलो करेंगे, हम फॉर्मूला फॉलो करेंगे 2n स्क्वायर। क्लियर, और 2n स्क्वायर से बस नंबर n पे आप चेंज करते जाओगे, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरीके से हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे 8 18 32। इस तरीके से बच्चों क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यही बात बोली कि फोर्थ शेल में क्या आएगा, आ जाएगा उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये लिखा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज O। एक तरीके से मान के चल रहे हैं, ये आउटर मोस्ट में कम से कम A मान के चलना चाहिए। द ऑर्बिट्स आर शेल आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर, KLMN से इलेक्ट्रॉन आर नॉट अकोमोडेट इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड। भाई K नहीं फिल है तो आप L तक नहीं जाओगे, और K फिल होने के बाद ही आप L पे जाओगे, L जब फिल होगा तभी आप M पे जाओगे।
m में इलेक्ट्रॉन बचे रह गए हैं या जो भी हैं वो देखा जाएगा। यदि m फिल नहीं हुआ तो आप n तक नहीं पहुंच पाओगे। मतलब कि न्यूक्लियस के पास में जो हमारे शेल और ऑर्बिट हैं वो k, l, m, n शेल को देखते हुए बात होगी। पहले k को भरना है, देन l को भरना है, देन m को भरना है, और देन हम क्या करेंगे, n को भरेंगे। तो इस तरीके से क्या देखा आपने, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, जो आपको मुझे लगता है बच्चों अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब है ऑक्टेट रूल। तो ये चीज़ तो आपको पहले क्लियर हो गई कि नील बोर जी ने क्या बोला था, और उनकी बात कहीं ना कहीं हद तक सहमत सभी थे। बहुत सारे साइंटिस्ट आगे आगे बहुत सारी चीज़ें बताते रहे, लेकिन उनको हमने बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया, जो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न अब नहीं होना चाहिए कि मतलब सिंपल सी बात है कि जो हमारे रदरफोर्ड जी ने बोला था कि नो डाउट कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट में होता है, लेकिन उसके एनर्जी लेवल को वो नहीं बता पाया था। और नील्स बोर ने से एक सिंपल सी जो बात बोली थी, बस वो यही बोली थी कि सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नील्स बोर रिवाइज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, मतलब हद तक रदरफोर्ड जी का जो मॉडल था वो बहुत बढ़िया था, जिन्होंने बोला था कि न्यूक्लियस में क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन जिसको बोला गया है, और अराउंड में क्या थे, ऑर्बिट में वो थे नेगेटिव चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन। नील्स बोर proposed that the electron possesses specific amount of energy which allows them to revolve around the nucleus. उनके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट की एनर्जी थी, ठीक है ना, ऐसा नहीं था कि सबका सेम था, क्लियर, एक स्पेसिफिक था, जो जितने पास था न्यूक्लियस के उसकी एक अलग एनर्जी थी, जो थोड़ा दूर था उसके अलग थी, फिर उससे दूर की अलग थी, फिर उससे दूर की अलग थी, मतलब सबकी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी थी। द इलेक्ट्रॉन आर कन्फाइंड टू दीज एनर्जी लेवल्स. While revolving in these discrete order, the electrons do not radiate energy, hence these orbits are also known as the stationary orbit or stationary shells. Smaller the size of the orbit, smaller its energy. जितना small size होगा उतना ही क्या था, उसकी small energy होगी। तो यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए आप, एक ये था ऑर्बिट, ठीक है, फिर एक ये ऑर्बिट दिख रहा है आपको, और सब में क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे इनमें, और सबकी एक स्पेसिफिक एनर्जी थी, जिसको किसने समझाया, नील्स बोर जी ने समझाया बहुत अच्छे तरीके से। जब उन्होंने इस बात को समझाया तो अगर ने ये भी बोला कि एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीज प्रोग्रेसली। जब न्यूक्लियस से जाएंगे तो जो न्यूक्लियस के पास है उस ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंट होगी, उससे दूर गई उसकी एनर्जी और डिफरेंट, फिर और फिर और फिर और, मतलब कि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या चलेगी, आपकी एनर्जी चलेगी। द ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर इज ऑलवेज अकम्पेनिड विद अब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो इससे भी समझ में आएगा कि यहाँ पे जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है या एमिशन हो रहा है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हाई एनर्जी लेवल इट एब्जॉर्ब एनर्जी। जब लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जा रहा है तो क्या करेगा, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एंड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिटर्न फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल से कहाँ पे आ रहा है, लेवल टू लो एनर्जी लेवल, इट एमिट्स एनर्जी, वो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। ये सब चीज़ें उन्होंने बताई। अब जब उन्होंने बताई तो इसका सबसे मेन जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था वो क्या था, वो था मेनली क्या, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स और शेल, इनके कुछ शेल थे, क्लियर है, और उन शेल को उन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया था, के एल एम एन से। ये भी आपको क्लियर हो चुका है, जो मैंने भी समझा दिया। इनको हमने नाम भी दे दिया था 1 2 3 4, आपने देखा किस तरीके से मैंने नाम दिया था। फिर उसके बाद जो भी था, जो भी चीज़ हम बताएंगे, कोई भी चीज़ होगा वो क्या रहेगा, 2n² के फॉर्म में रहेगा, क्लियर है। और उस तरीके से हमने क्या किया था, यहाँ पे ये जो 2 दिख रहा है ये स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, और इस फॉर्म में क्या किया था हमने, एनर्जी के लेवल को देखते हुए इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, जो मैंने आपको समझाया था कि जो फर्स्ट न्यूक्लियस ये है, यहाँ प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, यहाँ पे ये पहला था जिसको हमने क्या बोला था, के बोला था। थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं, आपको एक बार मैं और समझा देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बच्चों ये बहुत आता है इसमें, और आप लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, यहाँ पे देखिए ऑर्बिट है। तो 1 2 3 4 बोला गया, तो मैं इसका नाम भी दूंगी अभी, एक यहाँ पे और आ गया 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे नाम दिया गया, ठीक है। अब दूसरा कलर ले लेते हैं कि कौन सा कलर बढ़िया लगेगा, चलो व्हाइट वाला ले लेते हैं।
तो यहाँ पे देखो K बोला गया, इसको L M N बोला गया, ठीक है। और दूसरा नाम मैंने भी आपको क्या बोला था, इसको दे दीजिए 1 2 3 4, इस तरीके से देखिए इन्होंने बोला था। क्लियर है। अब मैं बात करती हूँ K की, ये K वाला एरिया है, तो K में यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 1 है ना, और मैंने फॉर्मूला क्या बनाया 2n², क्या बोला है 2n²। तो अब यहाँ पे देखिए 2 तो ऐसे ही रहेगा, n ही यही है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 3 4। क्लियर है। तो 2 इंटू 1² मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब था तो जो K शेल था यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्या रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे K शेल में। तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को शो कर देंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, तो ये कहाँ पे होंगे, K में होंगे। अब L में देखिए लिखा हुआ है 2, तो L का मतलब 2 था, L इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या होगा 2n², 2 इंटू 2² 2 इंटू 2 2 जा 4, मतलब कि 4 2 जा 8। तो इसका मतलब था L में कितना होगा, L में हो जाएंगे 8। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा और देख लेते हैं कि और किसमें क्या होगा। ये तो हो गया K जहां 1 था, L ले लिया 2, अब M मतलब 3, M मतलब अब हम M की बात कर रहे हैं, तो M की बात मतलब n इज इक्वल टू कितना हुआ 3 हुआ, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे 2n², तो मतलब क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 2 जा, अब सिंपल सी बात है कितना हो गया 18। मतलब कि हम यदि बात करते हैं किसकी, M की, तो M में कितने आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अब आप M में 18 शो कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो ये भी समझ में आ गया। अब n में बोला है, n मतलब यहाँ पे देखिए F4 है, तो n का 4 का मतलब था कि n शेल की बात कर रहे हैं, n शेल में कितना बता रहे हैं, n इज इक्वल टू 4 है, यही बता रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4² कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहां पे कितना आएगा 32 आएगा, तो अब 32 इलेक्ट्रॉन्स हम भर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। मतलब अब आपको ये क्लियर हो गया होगा K में कितने था, यहाँ पे 1 2 3 4 जो आपका एनर्जी लेवल दिख रहा है, K L M N शेल दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए K था हमारा, K में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2 रहेंगे, तो आप K में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। तो अब K L M N जब लेंगे तो क्या होंगे, K में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, L में आप पे देखा 2 को देखते हुए जब n2n² किया तो कितने आए 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। M में आप पे देखा 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, और N में कितना हो गया 32। फॉर्मूला क्या लगाया 2n² लगाया, ये फॉर्मूले से हमने निकाल लिया, और हमारा यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से पता ही था। इस तरीके से आप क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल आपको दिख रही है सबकी, और मैंने आपको ये बोला था कि नंबर क्या दिया था 1 2 3 4 दिया था, K को 1 नंबर दिया, L को 2, M को 3 और 4, बस 2n² में हमने n की वैल्यू इसको ली थी, और इसको लेते हुए हम वैल्यू को निकालें, मतलब 1 2 3 4 मैंने लिखा। अब K L M N लिखा,
इनको हम 2n² के फॉर्म में लेंगे, तो 2n² के फॉर्म में जब आप लोगे इसको तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएंगे, यहाँ पे 18 हो जाएंगे और यहाँ 32 हो जाएंगे। इस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया था डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में, और इस तरीके से उनका एनर्जी लेवल भी क्या था, डिफरेंट डिफरेंट था। तो इस तरीके से नील बोर जी ने चीज़ों को समझाया जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। और फिर लिखा है द ऑर्बिट्स और शेल आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर, कि पहले K को भरोगे, फिर L को भरोगे, फिर M को, फिर N को। भाई K भरा नहीं है तो आप L नहीं भर दोगे। K का मतलब K L M N, सबके नंबर मैंने बता दी किसको कितनी की जरूरत है। तो K को 2 चाहिए, इसको 8 चाहिए, इसको 18, 32, एक ये था। ओके, तो इस तरीके से हम इसका एनर्जी लेवल किस हिसाब से भरेंगे। बात आई ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट से समझ में आता है 8। ऑक्टेट से मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, 8 समझ में आ रहा है। अब ये बताना क्यों जरूरी है, इसलिए क्योंकि देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन समझ चुके हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में था, एनर्जी लेवल उनका डिफरेंट डिफरेंट था, जो जितना न्यूक्लियस के पास था उसका कम था, उससे ज्यादा ऐसे करके एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो आपने सब चीजें देख ली, के एलिमेंट शेल देख लिया, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन था कि के में 2 था, एल में 8 था, एम में 18 था, एन में 32 था। लेकिन ऑक्टेट रूल क्या था ये जानना जरूरी है। 8 ऑक्टेट समझ में आ रहा है, 8। अब उसको क्या मतलब है समझिए। द ऑक्टेट रूल स्टेट्स दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड केमिकली स्टेबल एटम कैन हैव 8। अब ये कैसे है, कैसे आप बोल सकते हो, देखो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है किसका, हाइड्रोजन का, और एग्जांपल किसका दिया है, हीलियम का। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इफ द एटम हैज ओनली 1 शेल इट कैन होल्ड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब ये कैसे मैं समझाती हूँ आपको। हाइड्रोजन और हीलियम की उन्होंने बात की है, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो बात करते हैं, एटॉमिक नंबर, आप ऐसे करिए, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1, क्लियर है। और हीलियम का कितना होता है, 2 होता है। और जो हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे के एलिमेंट शेल में, वो हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर को देख के करेंगे। किसको देखेंगे, एटॉमिक नंबर को देख के करेंगे। अब ये तो न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके अराउंड क्या है, शेल था, क्लियर है। मैंने बोला H = 1 है, H = 1 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन में तो देखो बात कर लिया सिंपल सी, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, सिंपल सी 1 है तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये है 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ पे देखो सिंपल बोला है, इफ द एटम हैज ओनली 1 शेल, अब ये 1 शेल ही दिख रहा है आपको, जिसमें देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया। और ज्यादा कितने आ सकते हैं, ज्यादा न्यूक्लियस के बगल में जो था उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आते। के शेल में मैंने बताया था कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे। तो हीलियम जो था इसका 2 था और हाइड्रोजन का क्या था, इतना था। तो ये मतलब कि, तो ये देखिए अब आप यहाँ पे लिखा, जैसे हाइड्रोजन का मैंने बोला कि के शेल में देखिए कितना आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये पे न्यूक्लियस जो हमारा है, न्यूक्लियस के पास वाला सबसे पास में, मतलब ये 1 शेल कहलाएगा, इसको बोलेंगे हम ये, और हमारा ये क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर देंगे, शो कर देंगे इसमें। अब जैसे देखिए यहाँ पे हीलियम के लिए बोला जा रहा है कि अब इसमें किस तरीके, तो हीलियम का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर कितना है, 2 होता है। अब 2 होता है मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, हमें पता था कि के में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, के में सबसे ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए यहाँ पे के में क्या हो गया, 2 हो गए। तो इसका मतलब कि जो हमारा बनेगा, अब जो हम यहाँ पे बनाएंगे वो हम किस तरीके से बनाएंगे, ये हमारा जैसे कि एटम था, ये न्यूक्लियस है, और ये देखिए न्यूक्लियस जो है इसके पास में, सबसे पास में ये वाला मान लीजिए आप, तो ये के शेल था हमारा, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को हम शो कर सकते हैं इस तरीके से। आगे और देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए द सिंबल ऑफ लिथियम की बात की जा रही है। लिथियम के बारे में बोला कि लिथियम कितना होता है, 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो आप के एलिमेंट शेल में देख ले, तो आपको पता है के में ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो 1 में आएगा। इसका मतलब है न्यूक्लियस जो हमारा है, न्यूक्लियस के पास में जो है वो क्या है, के शेल है, जिसपे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जिसपे क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और फिर एल शेल आएगा,
ठीक है, और हम एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो 2 और 1 हो गए हमारे इस तरीके से। और ये क्या है, आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर जितना होता है वही क्या होता है, प्रोटॉन नंबर होता है, तो यहाँ पे देखा जाए तो पी भी आ जाएगा आपका, ठीक है, और जो भी होगा हमारा देखा जाएगा ये न्यूट्रॉन हो गया। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप, क्या जो आपको दिखा ये लिथियम का दिख गया है कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे किया हुआ है। सिंबल ऑफ कार्बन, कार्बन जिसका सिंबल सी होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। यदि हम के एलिमेंट शेल में देखेंगे तो के शेल में 2 आएगा और एल में कितना आएगा, 4 आएगा, है ना, 2 और 4। तो देखिए के शेल में 2 और 4 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास वाला जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद जो एल है, एल में कितना बोल रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरीके से कार्बन का हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे के शेल, 4 इलेक्ट्रॉन इन दी एल शेल, जो मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बताया गया है ये। द सिंबल ऑफ नाइट्रोजन इज N and its atomic number is 7. The number of electron, तो यहाँ पे देखिए 7 है, नाइट्रोजन 7, सॉरी, तो KLMN की बात करेंगे तो 2 और क्या हो गया, 5 हो गया, तो ये 2 और 5 हो गया। All noble gases except helium have 8 electron in the outermost shell. This arrangement is known as octet. तो ये कहने का मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ कि ये मैं जितना भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता रही हूँ, आपने जितने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखे एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ के, बिकॉज हीलियम ने अपने शेल को कंप्लीट रखा हुआ है, ये कंप्लीट है, ठीक है ना। और हम बात किस चीज की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑक्टेट रूल की। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ऑक्टेट रूल की। और ऑक्टेट का मतलब होता है द ऑक्टेट रूल स्टेट्स दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड केमिकली स्टेबल एटम कैन हैव 8। इनका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं 8 इलेक्ट्रॉन आपके आने चाहिए, तो वो आपका ऑक्टेट वाली बात होती है कि कहीं ना कहीं वो स्टेबल कंडीशन में होता है। और जो नोबल गैस थे वो सबके सब क्या थे, स्टेबल थे। तो ऑक्टेट रूल को यदि हम बात करते हैं फॉलो करने वाले, एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन था, तो उसको छोड़ के और हमारे जितने भी थे वो सब क्या थे, सभी का ऑक्टेट रूल को उन्हें फॉलो किया था। उनका जो आउटर मोस्ट शेल था उसमें ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, ठीक है ना। यदि आप ये सोच रहे कुछ प्रॉब्लम है तो आपका 8 इलेक्ट्रॉन यदि आ जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ लिखा है ऑल नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट शेल, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज एन ऑक्टेट। क्लियर है, उसको हमने क्या बोला था, ऑक्टेट बोला था। अब ये चीज आपने समझ लिया। अब यहाँ पे बात आ रही है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट, जो मैंने अभी आपको सिंपली बताया कि यहाँ पर इतनी चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको अब ये बताया है KLMN, ठीक है, और मैंने आपको बताया था 2 8 18 32, ये चीज आपको मैंने बता दी थी। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का तरीका यही है, ठीक है, लेकिन ऑक्टेट रूल को फॉलो किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है वो किसी तरीके से क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो क्या होगा, स्टेबल होगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्पेशली यही बताता है कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग ही हम बता पाते हैं कि ये स्टेबल एलिमेंट है या अनस्टेबल एलिमेंट है। यदि वो स्टेबल है तो उसको कोई जरूरत नहीं किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की या इलेक्ट्रॉन को बाहर करने की, ठीक है, लेकिन अनस्टेबल एलिमेंट है तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये तो या इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा। जबकि आपने पढ़ा हुआ है मेटल्स नॉन मेटल्स, ठीक है, और आपने आयनिक बॉन्डिंग भी, आपने मेटल नॉन मेटल यदि मेरा वीडियो नहीं देखा है, वन शॉट वीडियो, तो आप जरूर देख लीजिएगा कि कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्शन करते हैं और उनमें आयनिक बॉन्ड बनता है। वो कब बनता है, क्यों बनता है, ऐसा रीजन क्या है आयनिक बॉन्ड बनने का, कि उनको अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, किसी को इलेक्ट्रॉन दे के चाहिए और किसी को लेके चाहिए। नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, और देने के बाद क्या करते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं। एवरीबॉडी वांट्स स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ, है ना, हम हो या कोई भी हो अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहता है। जब तक वो स्टेबिलिटी नहीं मिलती है तो वो क्या करता है, वो काम करता रहता है, पढ़ता रहता है। अब कोई किसी ने सोच रखा है कि मुझे पढ़ना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो पढ़ते 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 इतना पढ़ेगा कि उसको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के बाद वो सोचेगा कि मुझे अभी स्टेबिलिटी नहीं आई है, अभी तो मुझे बहुत कमाना है। कहने का मतलब है कि एक टाइम जब अपने को लगे कि हाँ नाउ
अब सब बढ़िया है, तो ये स्टेबिलिटी होती है। तो ऐसे ही एटम के साथ है कि उनका जो ऑक्टेट रूल मैंने बताया कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक्सेप्ट हीलियम को छोड़ के, इनर्ट में सब में थे। इसीलिए आपने देखा होगा जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो कहीं रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। क्यों? बिकॉज दे आर स्टेबल। जिनके पास सब कुछ है, अब वो लगता है नो यार आई डोंट वांट एनीथिंग, आई हैव एवरीथिंग। ये चीज बोलते हैं ना कि सब कुछ तो है यार, नथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग, स्टेबल है। तो इनर्ट गैस वो स्टेबिलिटी में आते हैं, वो स्टेबल हैं। लेकिन उसके अलावा आप जितने भी देखेंगे पीरियोडिक टेबल में सब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ले रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ दिखेगा। तो ये होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही बताता है मेनली कि आपके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, और बच रहे हैं तो अब क्या कंडीशन आने वाली है। तो पहली बात तो k एलिमेंट शेल आप समझ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए बात बोलिए, इलेक्ट्रॉन इन द k शेल हैव मिनिमम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इन सब्सिक्वेंट शेल हैव हायर एनर्जी। मैंने आपको देखिए भी पहले भी बता दिया है कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में क्या है, जो शेल है उसको हम बोलेंगे ये k शेल मान लिया, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएगा, सॉरी, उसके बाद ये आ गया L शेल, फिर आ गया M शेल, और फिर आ गया N शेल। अब ये होने के बाद इधर L हो गया, अब M हो गया, ये N हो गया, ठीक है। जो न्यूक्लियस के पास में सबसे लोअर एनर्जी इसकी है, इससे ज़्यादा इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। क्लियर? यही बात बोला जा रहा है। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एलिमेंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कर रहे हैं इसमें, है ना। कि अब अपने को पता है कि K में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, L में 8 चाहिए, M में 18 चाहिए, N में कितने चाहिए, 32 चाहिए, इस तरीके से। अब ये तो चलो ठीक है कि इतना हम समझ गए, करके भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है, दूसरी चीज नाम आ रहा है वैलेंसी। वैलेंसी जो होती है वो भी स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के आउटर मोस्ट शेल, जो वैलेंस शेल होता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ लिखा, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, गेन और शेयर्ड बाय द एटम ड्यूरिंग द केमिकल कॉम्बिनेशन। कैसे? मैं सोडियम की बात करती हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब K L M N शेल में जाइए, 2 हो गया, 8 हो गया, L का कंप्लीट हो गया, 10 हो गया, बचा कितना, 1। मतलब कि देखा जाए ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, बट यहां पे आ गया क्या, 1 आ गया। अब ये 1 आ गया तो मतलब क्या है, इतने तो कंप्लीट है, लेकिन 1 को कहीं ना कहीं मैंने क्या बोला, या तो आप 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लो, कम से कम 7 इलेक्ट्रॉन इसको लेने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। अब 7 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए मैंने यदि सोडियम की बात की है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये K शेल था, ये L शेल था, अब ये M शेल है, यही बात की गई है। फिर N शेल भी आएगा ऐसे करके, ठीक है। अब मैंने यदि बोला कि भाई K में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लिया। L में कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और मैंने बोला क्या, यहाँ पे 1। यदि मैं बोलती हूँ भाई कि मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया, हम नहीं देंगे, तो वो पहले 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके लिए एनर्जी लगाएगा, फिर दूसरा लेगा तब एनर्जी, फिर तीसरा लेगा फिर एनर्जी, फिर एनर्जी। मतलब कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एक एक करके तो इलेक्ट्रॉन आएगा ना, एक साथ नहीं आ जाएगा, बहुत एनर्जी लगेगी। लेकिन बेटर क्या होगा, इस एक को हटा दो भाई, इस एक को वेरी इजीली रिमूव करना आसान रहेगा, है ना। तो क्या हुआ, सोडियम पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। समझिएगा, सोडियम पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो हमेशा आप देखिएगा जो इसकी वैलेंसी होती है सोडियम की, वो क्या रहेगी, 1 रहेगी। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैलेंसी होती है। या वो आयनिक बॉन्ड बना रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है या शेयरिंग कर रहा है, कोई भी कंडीशन आ रही है, जितने की शेयरिंग कर रहा है उतने उसके ऊपर वैलेंसी आ जाएगी, जितने दे रहा है उतनी वैलेंसी आ जाएगी, जितने ले रहा है उस पर उतनी वैलेंसी आ जाएगी। और एक दूसरी बात जो और सिंपल सी है कि हम 1 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं सिंपली, है ना, 1 से 8, क्योंकि ऑक्टेट रूल को मैंने बताया था आपको, 1 से 8 की बात कर रहे हैं, जिसमें 1 से 4 क्लियर है, एक 1 से 4 की बात कर रही हूं मैं, और 4 से लेकर मैं 8 तक की बात कर रही हूं। अब
ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का है। यदि 1 से 4 मतलब कि 1 2 3 वाली बात आ गई। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यदि होंगे तो एज इट इज इसकी यही वैलेंसी होगी, कोई चेंज नहीं होगा। अब 4 जो है वो भी सेम हो जाएगा, लेकिन जब 4 से ज्यादा होंगे, मतलब ज्यादा क्या होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे। अब 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो कोई टेंशन नहीं है। 8 - 5 8 - 6 8 - 7 जो वैल्यू आएगी वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। क्लियर है? मतलब 4 से पहले जितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, वो उतनी ही रहेगी, 4 तक चलेगा। 4 से ऊपर यदि गए तो हम उसको 8 माइनस करने लगेंगे, 8 - 5 8 - 6 8 - 7 ऐसे करके करते जाएंगे और तब हमारा होगा। तो या शेयरिंग हो, या हम गेन कर रहे हैं, या हम लॉस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को देखकर हम क्या करेंगे, वैलेंसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब वैलेंस शेल क्या होते हैं? वैलेंस शेल वही होते हैं जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट शेल का वो शेल, आउटर मोस्ट शेल ही वो वैलेंस शेल है, और उसी वैलेंस शेल में वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो दिया जाता है या वो लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा था आउटर मोस्ट शेल और ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज नोन एज द वैलेंस शेल या वैलेंस ऑर्बिट। कैसे? एग्जाम्पल ले चलो, तो लेते हैं हम मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, अब हमने न्यूक्लियस है हमारा, ये न्यूक्लियस के पास वाला था K सेल, फिर आया L सेल, फिर आया M सेल और फिर आया N सेल। अब हम पहले इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, किसमें आएगा, K L M N। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन की यदि बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें 8 हो गया, भर गया। अब 2 और 8 10 हो गया, मतलब 2 हो गया। इसका मतलब M तक बात चली गई। तो अब यहाँ पे क्या करो भैया, लास्ट वाला N को हटा दो, क्योंकि हमें तो जरूरत नहीं है उसकी। हमने सिर्फ कितना ले लिया, अरे यार, हमने ले लिया सिर्फ M तक। अब ये आपका हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन थे तो आपने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन K शेल में आ गए, फिर L में 1 2 3 4 5 6 7 8 M में आ गए। अब लास्ट में कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिया जो हमारे कहाँ गए, KLM में आ गए। तो ये जो लास्ट वाला है, ध्यान दीजिएगा कौन सा कलर लिया जाए, यही ले लेते हैं। ये जो लास्ट वाला शेल है हमारा, यही है वैलेंस शेल। इसको क्या बोलते हैं, इसी शेल को बोला जाता है वैलेंस। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा, अरे यार, इसको हम बोलेंगे वैलेंस शेल। ठीक है, इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही दिए या लिए या शेयर किए जाते हैं, उससे पहले वाले नहीं किए जाएंगे। तो आउटर मोस्ट शेल का वो शेल वैलेंस शेल कहलाएगा या वैलेंस ऑर्बिट कहलाएगा, और उस आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन का गेनिंग होता है, तो हम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं इसमें, या हम गेन डोनेट करेंगे इन इलेक्ट्रॉन को, या हम शेयरिंग करेंगे इन्हीं इलेक्ट्रॉन का सब कुछ, और इनके ही अकॉर्डिंग हम वैलेंसी को शो कर पाएंगे। 1 है, 2 है, 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, तो 1 2 3 वैलेंसी हो गई। 4 तक भी बात हो सकती है, ठीक है, लेकिन 4 से ऊपर गए, 5 6 7 में हम 8 माइनस करेंगे, 8 - 5 8 - 6 8 - 7, जो आएगा उसको निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे हमारा वैलेंस शेल और वैलेंसी हो जाएगा, जो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो मैंने आपको बता दिया। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके लिए भी सोचने की जरूरत नहीं है अपने को, वो भी आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, फिर है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक और मास नंबर। अब इसके बारे में जान ले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी तक आपने बार बार देखा कि मैंने नाम लिया 2He4, है ना, ये बोला, ये होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है क्या, मास नंबर। ठीक है, यहाँ हम इसको एटॉमिक मास भी बोलते हैं। तो ये इनके बारे में हम कैसे जानेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन भी इसके ऊपर आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। अभी आगे मेरा लाइव सेशन होने वाला है, और लाइव सेशन में मैं इनके ऊपर न्यूमेरिकल अच्छे खासे कैलकुलेशंस करवाऊंगी आपको, जितने एनसीईआरटी सोल्यूशन है वो करवाने वाली हूँ, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें बोला गया है कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो ध्यान दीजिएगा।
एटॉमिक नंबर वो होता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे बात होती है। क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Z। मतलब आपको पता है कि एक जो हमारा कोई भी हमने एटम जब लिया था और उस एटम में, ये एटम लिया है, उसमें एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। और इसमें क्या थे? आपके इलेक्ट्रॉन्स थे, जो ऑर्बिट्स थे उसमें क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे। इस तरीके से वो बढ़ते चले गए थे, है ना। यही चीज़ बात आ रही थी कि एलिमेंट शेल हो गया था, K शेल, L, M, N। तो कहने का मतलब है कि आपसे बोला था नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर से प्रोटॉन पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे कितना? एटॉमिक नंबर मतलब कि हम इसको डिफाइन करते हैं Z से, डिनोट करेंगे। Z इज इक्वल टू होता है क्या? प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीज बोला गया है। तो एटॉमिक नंबर जो लिखा हुआ है Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। All atom of an element have the same atomic number. The number of protons and electron in an atom is equal. Thus, an atom of element is electrically neutral. न्यूट्रॉन चेंज रहेंगे लेकिन आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम दिखेंगे। क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो आप ये भी बोल सकते हो क्या कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर। क्या बोल सकते हैं? मतलब कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर, ये भी हम बोल सकते हैं। बट हम ना कभी भी ज़्यादातर ध्यान में क्या लेके चलते हैं? हम इलेक्ट्रॉन नंबर पे इसलिए जल्दी इक्वल नहीं मान के चलते हैं, बोलते हैं वैसे देखा जाए तो इक्वल ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घटते बढ़ते रहते हैं। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन दे दिए गए, ले लिए गए, तो घटते बढ़ते रहते हैं वो। इस कारण से प्रोटॉन पे ध्यान देते हुए एटॉमिक नंबर को निकाला जाता है। तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज जस्ट इक्वल टू प्रोटॉन नंबर। तो जो भी आपका एटम है या एलिमेंट है, उस एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर ही उसका क्या क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर कहलाएगा। जो आपको समझ में से आ गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि मास मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस, और मास के बारे में स्पेशली बोला गया था जो न्यूक्लियस में है ना। एटॉमिक मास वाला जो एरिया था ये था। तो यहाँ पे क्या थे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। तो एटॉमिक मास भी वही है, मास नंबर जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करेंगे A से। मतलब आपको एक चीज ध्यान रखना है, A से Z, A से Z है, ये हम बोलते हैं A to Z बोलते हैं ना, A to Z। तो एक का सिंबल क्या है? A है और एक का Z है। उल्टा बस चलेगा, एटॉमिक नंबर का क्या है? Z है और एटॉमिक मास का क्या है? A है। क्लियर है? तो A to Z याद रखिए। Z इज अ सिंबल ऑफ, या Z को हम एज डिनोट करते हैं किसके लिए? एटॉमिक नंबर के लिए। और A को डिनोट करते हैं हम किसके लिए? मास नंबर के लिए। तो एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है? अब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो तो ठीक है। अब एटॉमिक नंबर को आप कैसे शो करोगे? तो मैंने आपको वो बताया ही है। जैसे हीलियम है, ये जो होगा मतलब कि इसको हम मैं सिंपली बोल दूंगी क्या, इस तरीके से यदि मैं बोलती हूं तो आप इस तरीके से यदि लेके चलते हैं तो मैंने क्या बोला? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया? Z से, ठीक है। और मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया? A से। तो इस तरीके से आप शो करेंगे। तो एटॉमिक नंबर मतलब 2 है और मास नंबर क्या है आपका? 4 है। तो ये मास नंबर यहां आता है, एटॉमिक नंबर इस जगह पे आता है। इस चीज पे हमें ध्यान देना होगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होते हैं। अब आपको जैसे मैंने बोला कि एक सिंपल सी बात आपको बोली गई है कि कोई एलिमेंट है सिंपल, उसका जो प्रोटॉन है, उसका प्रोटॉन जो दिया हुआ है वो 11 है, प्रोटॉन की वैल्यू। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी क्या है? बोला गया है 11 है। और न्यूट्रॉन यदि हम बोल रहे हैं कि आपको निकालना है, क्या करना है? न्यूट्रॉन निकालना है। तो आप उसको कैसे निकालेंगे? तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन नंबर। पहली बात तो वो तो कितना हो गया? 11 हो गया। 11 हो गया, इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि सोडियम हो गया। वो एलिमेंट तो क्या है? सोडियम है, क्योंकि उसका ही एटॉमिक नंबर ये है। फिर मास नंबर था, मास नंबर हमारा क्या था? प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर, ठीक है। और हमें इससे समझ में ही आ गया कि इसका कितना होता है? 23 होता है।
तो आप में 23 11 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन आप निकाल लेंगे। तो आप न्यूट्रॉन जब निकालेंगे देखिए क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो न्यूट्रॉन की आ जाएगी। एक तो सिंपल सा इस तरीके से निकाल सकते हैं, या मैंने आपको बोला कि एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन जो दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी हुई है, मान के चलिए 12, ठीक है, प्रोटॉन की वैल्यू दी हुई है 12, ओके, और आपसे बोल रहे हैं कि बताइए किस टाइप का है। तो प्रोटॉन नंबर को देखकर आप बता सकते हो कि ये क्या है, मैग्नीशियम है। क्या है ये, मैग्नीशियम है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, आपको पता है प्रोटॉन नंबर, तो आप इसे संभाल लेंगे। यदि आपको न्यूट्रॉन नंबर भी पता है और प्रोटॉन नंबर भी पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो, मास नंबर निकाल सकते हो। मास नंबर इज P प्लस N, दोनों को ऐड कर दोगे वो क्या आ जाएगा, मास नंबर आ जाएगा। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन में मास नंबर भी दिया है, प्रोटॉन दिया है, तो आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। मतलब कि आपको कुछ भी चीजें दी हैं, आपको क्लियर समझ में आ गया कि किस तरीके से निकालना है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ध्यान रखिएगा, और मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों के दोनों न्यूक्लियस में होते हैं, और मास नंबर जब निकालते हैं तो न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन्स, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये आप समझ गए। इतना समझने के बाद यहाँ मास नंबर भी क्लियर हो गया। इनके ऊपर बहुत सारे कैलकुलेशन करेंगे, टेंशन ना लें, बहुत सारे एग्जांपल्स हम लाइव सेशन में करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी टॉपिक को कवर करना बहुत जरूरी है, तो ये वन शॉर्ट वीडियो में मैं आपको पूरा टॉपिक कवर कर रही हूँ कि आप पहले इन टॉपिक को समझ जाओ कि एटॉमिक नंबर है क्या, मास नंबर है क्या। एटॉमिक नंबर मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि कोई भी एलिमेंट का जो प्रोटॉन नंबर है वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है ना, मतलब कि कहने का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ है 2He4 लिखा हुआ है, ठीक है, या 3 लिथियम का होता है, उसका 7 है, 3 ऐसे करके लिखा हो, 3Li7 लिखा हो, तो मतलब कि ये प्रोटॉन नंबर है ना। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर होता है। तो आपके सामने यदि लिखा हुआ तो आप बोलोगे ये एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर, सो प्रोटॉन नंबर इज 3। क्लियर है। 7 यहाँ पे मास नंबर दिया हुआ है। अब मास नंबर दिया हुआ है आपको, प्रोटॉन नंबर भी दिया, तो आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। मतलब कहने का मतलब है कि आपको बस पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोला गया है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन की भी जो वैल्यू है उसको भी हम एटॉमिक नंबर मान लेते हैं। बट इन सम केसेस लाइक आयंस, आयंस में भी बात करते हैं हम, यदि आ गया सोडियम आयन ऐसे करके लिखा हो, ऐसे कंडीशन में हम नहीं बोलेंगे नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज यहां इलेक्ट्रॉन गड़बड़ हो गया, पॉजिटिव आयन आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया एक, है ना। तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, तो फिर हम प्रोटॉन पे ही ध्यान देंगे। क्या लेके चलेंगे, प्रोटॉन पे। तो इसलिए स्पेशली आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन से ध्यान रखना है, और मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, तो ये चीज समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे आइसोटोप्स, क्योंकि जब अपने को एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर समझ में आ जाए, और ये एटॉमिक नंबर समझ में आ जाए, और मास नंबर समझ में आ गया, कहां मास नंबर होता है, कहां एटॉमिक नंबर होता है, तो हम बड़े आराम से आइसोटोप और आइसोबर्स को समझ सकते हैं। अब यहां लिखा है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट डिफरिंग इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियाई आर नोन एज आइसोटोप। वो न्यूट्रॉन में डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब क्या हम बोलेंगे, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, एटॉमिक नंबर ध्यान रखिएगा वो सेम है। कोई भी एटम जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन जो मास नंबर है, स्पेशली कहां लिखा है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, जो मास नंबर है वो क्या है, उसका डिफरेंट है। तो वो क्या कहलाएगा, आइसोटोप कहलाएगा। इसका मतलब कब ऐसी कंडीशन हो रही है, ऐसी कंडीशन तब हो रही है जहां पे लिखा है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट डिफरिंग इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उनके न्यूक्लियाई में जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, डिफर होंगे, तो वो स्पेशली आइसोटोप होंगे। इसका मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, लेकिन मास नंबर क्या हो जाएगा, उनका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा एग्जाम्पल यदि मैं लेके चलूं तो आपको पता होगा 6C12, 6C12
13, 6C 14। देखिए एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन देखिए यहां पे मास नंबर क्या हो गया, चेंज है, मतलब न्यूट्रॉन नंबर डिफर है इसमें। तो ये क्या है, ये आइसोटोप्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स। तो लिखा है एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, बात ध्यान रखिएगा, सेम एलिमेंट है ये, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव अ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर, डिफरेंट क्या होंगे उनके मास नंबर होंगे, वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं सिंपली कार्बन का मैंने बताया, कार्बन के 3 आइसोटोप्स आपको बता दिए, 6C12, 6C13 एंड 6C14, ठीक है ना। तो देखिए मास नंबर चेंज है और एटॉमिक नंबर सेम है और ये सेम एलिमेंट भी है। तो ये क्या है, इट इज अ आइसोटोप, इसको हम आइसोटोप बोलते हैं। अब आइसोटोप में देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कार्बन का, देखिए मैंने आपको समझा दिया, 6C12 है ना, 6C13 एंड 14। ऐसे ही आपको हाइड्रोजन के भी 3 पता है आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। क्या होता है, 1H1, 1H2, 1H3। देखिए इनका क्या है, डिफर है और एटॉमिक नंबर सेम है और सेम एलिमेंट, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, आइसोटोप्स हैं। ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पे एक दिखा हुआ है 8O16 और एक है 8O17, ठीक है ना, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एलिमेंट, डिफरेंट मास नंबर। सेम विद यूरेनियम का सब अच्छे तरीके से जानते हैं, यूरेनियम का आप जानते हैं एक 92, यूरेनियम 235 है और एक है 92U238। तो देखिए एटॉमिक नंबर आर सेम, एलिमेंट इज सेम बट डिफर एटॉमिक मासेस। तो ये क्या है, दीज आर आइसोटोप्स, ये हमारे क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स कहलाएंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, ये आइसोटोप्स हैं। ओके, नाउ अब हम देखते हैं क्या, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। कई कैसे नाम हैं जिनको हम बोलते हैं कि वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैं। अब कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के भी नाम हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा है, आइसोटोप कैन बी स्टेबल और अनस्टेबल डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियाई। उस पे डिपेंड करता है कि कितने एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन हैं उनके न्यूक्लियाई में, उसके अकॉर्डिंग वो स्टेबल भी होते हैं और अनस्टेबल भी होते हैं। द अनस्टेबल आइसोटोप विच एमिट वेरियस टाइप ऑफ रेडिएशन इज आर नोन एज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ज्यादातर वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अ फ्यू कॉमनली यूज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर कार्बन, सॉरी ऐसे लिखते हैं, कार्बन 14, ठीक है, इसके अलावा आर्सेनिक 74 दिया हुआ है, सोडियम 24, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 एंड यूरेनियम 235, जिनके आपने आइसोटोप्स फॉर्म भी देख लिए हैं। तो ये क्या है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स की यदि हम बात करें तो यहाँ देखिए लिखा है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। आपको पता ही है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में सबसे ज्यादा हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज करते हैं एज अ फ्यूल। ओके, द न्यूक्लियर रिएक्टर आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता ही है। यूरेनियम 235 आइसोटोप इज द फ्यूल ऑफ चॉइस फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी यूज होता है, कौन सा, यूरेनियम 235। They are also used as diagnostic tool in the medicine. Cobalt 60 is the isotope of choice for the radiotherapy में हम इसको यूज करते हैं। तो बहुत जगह पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज किया जाता है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब इतना जानने के बाद आप ये चीज देख रहे हैं, और भी यहाँ पे देखिए पॉइंट दिए हुए हैं जो भी हमने देख लिया है। फिर फॉस्फोरस की भी बात की गई है, फॉस्फोरस 13 इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर। आयोडीन जो हमारा है उसकी बात कर रहे हैं, तो रेडियो आइसोटोप ये भी है, यूज एज ट्रेसर, इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी टू चेक द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, उसमें यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट गोइटर, थायराइड, इन सब में यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैं जिनका यूज होता है। अब बात आती है किसकी, आइसोबर्स। आइसोटोप समझ में आया, सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। बहुत ध्यान दीजिएगा, सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, मतलब न्यूट्रॉन में वेरिएशन दिख रहा है आपको, तो वो आइसोटोप्स थे। यहां पर एलिमेंट सेम नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा।
एलिमेंट सेम नहीं होंगे। दूसरी बात, एलिमेंट तो सेम नहीं है, कहीं ना कहीं आपको यहां दिखाई पड़ेगा कि इनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो भी क्या हैं, डिफर होंगे, बट मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। आइसोटोप में क्या था, सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर, डिफर मास नंबर। यहां पे क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट, क्लियर है, डिफर एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर। क्लियर? तो देखिए ये लिखा है द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। पहली बात तो क्या आ गई, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होंगे, मतलब जरूरी नहीं है कि सब सेम हो, इसमें सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऑब्वियस सी बात है, जब डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा ही होगा। एक एलिमेंट है, सबका एटॉमिक नंबर सेम मान सकते हैं, लेकिन जब डिफरेंट एलिमेंट है तो उनका सेम एटॉमिक नंबर कैसे होगा भाई, नहीं होगा। तो यहां बात सही है, जब डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, लेकिन इनके मास नंबर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तब वो क्या कहलाते हैं, आइसोबर्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, आइसोबर्स। देखिए यहां पे आपको मैं बताऊं, देखिए क्लोरीन है और आर्गन है। क्लोरीन और आर्गन देखिए यहां पे इनके आगे लिखा हुआ है Cl37 ऐसे, ठीक है, और आर्गन के आगे भी दिया हुआ है क्या, 37। कई जगहों पे चेंजेस भी आप पे देखे होंगे, कुछ आपको अलग सा भी दिखा होगा। तो देखिए क्या है इनमें, क्लोरीन का देखिए एटॉमिक नंबर 17 है और इसका 18 है, ठीक है, दिख रहा है आपको, एटॉमिक नंबर मतलब कि प्रोटॉन नंबर डिफर है, लेकिन इनका मास नंबर क्या है, देखिए सेम है, 37 है दोनों का। अब देखिए यहाँ पे सीरियम लिखा है 76 और सिलीनियम लिखा है 76, मतलब दोनों का मास नंबर 76 है, लेकिन एटॉमिक नंबर देखिए क्या है, डिफरेंट है। तो इस कारण से यहाँ पे भी आपको डिफर दिख रहा है। आयरन 58, निकल 58, एटॉमिक मास देखिए क्या है, 58 है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर्स अलग है। और देखिए एलिमेंट भी अलग अलग है, एक आयरन है तो एक निकल है, एक सीरियम है। तो इस तरीके से आपको क्या दिख रहा है, आपको सिंपल सी बात है कि आपको जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि हम क्या बोलेंगे इस चीज को, कि यहां पर डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, लेकिन सेम मास नंबर है, तो वो चीज आपकी आ जाएगी। तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, आज आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो था 9th क्लास का चैप्टर है ये हमारा, जिसका ये टॉपिक आपके पूरे मैंने टॉपिक क्या किए, कवर कर दिए हैं, और पूरे टॉपिक आपको बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाया है। और बहुत ही जल्दी हम लाइव सेशन के साथ आएंगे आपके सामने, और लाइव सेशन में हम इनके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस चैप्टर के आपको सारे के सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। यदि किसी टॉपिक में आपको लगता है कहीं डाउट है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई सिंपल सी बात है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, आप क्वेश्चन पूछिए, और जरूर आपको हम बहुत ही जल्द से जल्द या तो आपके लिए हम लाइव आएंगे, आपको लाइव रिप्लाई करेंगे, या फिर आपके लिए उस टॉपिक पे हम वीडियो फिर से बनाएंगे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो भाई अब देर नहीं करना है, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे स्टेप अप अकेडमी को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारे के सारे टॉपिक के वन शॉट वीडियो दिए जा रहे हैं, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही इजी तरीके से, कई एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, केमिस्ट्री में अब डाउट आपको नहीं रहने वाला है। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप अकेडमी।